नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे टीचर्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो अभी एलटी ग्रेड बायोलॉजी का जो पेपर हुआ है, उस पेपर को हम सॉल्व करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे और सिर्फ उसके आंसर ही नहीं बताएंगे बल्कि उन आंसर्स को, उन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी देंगे, ताकि जो भी आगे वाली परीक्षाएं हैं उनमें अगर उन टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूट ना पाए, है ना। तो फिर हम शुरुआत करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो इसमें था, द एंजाइम प्रेजेंट इन टीयर्स इज नॉन एज। वो है एंजाइम जो कि आंसुओं में यानी कि आपके टीयर्स में प्रेजेंट होता है, वो कौन सा एंजाइम है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर है वो डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। इसका आंसर डी सही है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम इसका आंसर होगा। और लाइसोजाइम और कहाँ पाया जाता है, देखिए ये पाया जाता है आपके कहाँ पर, सलाइवा में। जो सलाइवा है हमारा बक्कल कैविटी में, माउथ कैविटी में जो सलाइवा होता है, उस सलाइवा में एक टाइलिन एंजाइम होता है और दूसरा एंजाइम जो है वो लाइसोजाइम होता है। दूसरे जगह ये कहाँ पाया जाता है, ये स्वेट में पाया जाता है। जो हमारा पसीना होता है उस स्वेट में भी जो है वो आपका ये लाइसो एंजाइम प्रेजेंट होता है। और तीसरा आपने यहाँ पर पढ़ा, यहाँ पर पूछा गया टीयर्स में, तो टीयर्स, सलाइवा और स्वेट्स में जो है वो कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। अब ये लाइसोजाइम काम क्या करता है, जैसे अगर मैं सलाइवा की बात करता हूं तो सलाइवा में क्या था, टाइलिन एंजाइम था जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर ये लाइसोजाइम जो इन तीन जगह देखा आपने कि लाइसोजाइम पाया जा रहा है, तो इस लाइसोजाइम का फंक्शन क्या है, काम क्या है। लाइसोजाइम जो होता है ये एक एंटी माइक्रोबियल आपका एंजाइम होता है, यानी कि ये जो माइक्रोब्स हैं, जो सूक्ष्म जीव भोजन के साथ बकल कैविटी में आ गए हैं या जहाँ भी प्रेजेंट हैं, उनको मारने का ये काम करता है। तो हमारी सुरक्षा करता है ये किससे, जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम जो है वो लाइसोजाइम करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है, इसका दूसरा क्वेश्चन ये है कि रूमिनेटिंग एनिमल्स प्रोड्यूस विच ग्रीन गैस। जो जुगाली करने वाले पशु हैं, जो जुगाली करने वाले पशु हैं, वो कौन सी ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करते हैं, उनसे कौन सी ग्रीन हाउस गैस निकलती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में आता है, ऐसा नहीं कि इसी एग्जाम में पहली बार पूछा गया, बहुत बार जब अगर आप प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व किए होंगे तो भी आपको मिला होगा। ये जनरली हर जगह पूछा जाता है। तो जो रूमिनेंट एनिमल्स हैं, रूमिनेंट एनिमल्स जैसे कि काव है, बफेलो है, इन एनिमल्स के गट में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम मेथेनोजेंस बैक्टीरिया कहते हैं। ये बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करे रहते हैं। और इन बैक्टीरिया की वजह से ही जो जुगाली करने वाले पशु हैं उनके माउथ से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, मीथेन गैस बाहर निकलती है। इसके अलावा इस मीथेन गैस को हम ये भी बता दें कि जो धान के खेत हैं, यहाँ से भी ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कि धान के खेत से कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है। तो धान के खेत से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। इस मीथेन को हम बायोगैस भी कहते हैं, इसे हम बायोगैस भी कहते हैं, इसे हम गोबर गैस भी कहते हैं। तो ये जो गैस है मीथेन गैस, इसका उत्सर्जन इन एनिमल से, जो रूमिनेंट एनिमल हैं यानी जुगाली करने वाले जो पशु हैं, उनसे कौन सी ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। मीथेन का फॉर्मूला आप जानते हैं, CH4 होता है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका लिंकेज से रिलेटेड है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, लिंकेज से रिलेटेड है। आपने लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर पढ़ा होगा, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर आपने पढ़ा होगा कि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर जो है वो TH मॉर्गन के द्वारा बताया गया था। और TH मॉर्गन ने लिंकेज में क्या बताया था कि लिंकेज क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है, सेम क्रोमोसोम पर, एक ही क्रोमोसोम पर, सेम लोकस पर प्रेजेंट जो जीन है, वो एक साथ, जब वो उन जीन का ग्रुप जब एक साथ, दो या दो से अधिक जीन है वो एक साथ पेरेंट से उनके इन्फेंट्स में जाते हैं, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। इसे, ऐसे जीन्स को हम लिंकेज जीन कहते हैं, जिनका एक साथ ट्रांसफर होते हैं, वो एक साथ जाते हैं। लिंकेज उन जीन्स में ज़्यादा होगा जिनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है। जिनके बीच की डिस्टेंस कम होती है उनमें लिंकेज ज़्यादा होने की संभावना होती है। तो जो लिंकेज है यहाँ पर, जो पहला इसमें जो स्टेटमेंट दिया था वो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लिंकेज। तो पहला स्टेटमेंट दिया था, द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज डिटरमाइंड बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट कि जो लिंकेज की स्ट्रेंथ है
वो दो जीन्स के बीच की जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करती है। वो डिटरमाइन करता है कि लिंकेज कैसे होगा। अगर उनके बीच की जीन्स के बीच की डिस्टेंस कम है तो लिंकेज होने की संभावना ज़्यादा होगी। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज की संभावना कम होगी, तो वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर के द्वारा रिकॉम्बिनेशन की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा जो स्टेटमेंट था, लिंकेज से रिलेटेड, द टू जीन्स आर सेड टू बी लिंक्ड व्हेन दे फेल टू शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरा भी इसका जो है बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। दूसरे में ये कहा गया है कि लिंकेज जो है वो कौन से मेंडल लॉ को डिसफॉलो करता है, कौन से मेंडल लॉ को फेल करता है। तो मेंडल का जो सेकंड लॉ है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, उसे ये फेल करता है। तो उसका ये एक्सेप्शनल केस है, उसका ये अपवाद स्वरूप है ना। तो यहाँ पर ये पूछा गया था, तो दोनों ही सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका किससे रिलेटेड है? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है वो क्या है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस? तो देखो मैं बताता हूँ कि जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा या जब हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा, तो वहाँ पर पेनक्रियाज ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा था। पेनक्रियाज हमारी एक मिक्स्ड ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन नेचर की भी है और एंडोक्राइन नेचर की भी है। एक्सोक्राइन नेचर का है कि वो एंजाइम का सेक्रीशन करती है, एंडोक्राइन नेचर है कि उसका वो हार्मोन्स का सेक्रीशन करती है। पेनक्रियाज ग्लैंड में एक उभरा हुआ समूह होता है कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसे हम कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं, यानी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और इन द्वीप कोशिकाओं में दो तरीके की सेल्स होती हैं, एक को हम अल्फा सेल्स कहते हैं और एक को हम बीटा सेल्स कहते हैं। जो अल्फा सेल्स हैं ये ग्लूकागोन हार्मोन का सेक्रीशन करती हैं और जो बीटा सेल्स हैं ये इंसुलिन हार्मोन का सेक्रीशन करती हैं। आपको पता है कि इंसुलिन का काम क्या होता है शरीर में, कि जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन क्या करता है कि उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इंसुलिन जो है वो हमारा हार्मोन है जो कहाँ से निकलता है? पेंक्रियाज से निकलता है। पेंक्रियाज में कहाँ से निकलता? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की किन सेल से निकलता है? तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन का सेक्रीशन होता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया था कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस, तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या प्रोड्यूस करती हैं? इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। टाइलिन नहीं करती हैं, क्योंकि टाइलिन एंजाइम जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? टाइलिन एक एंजाइम है जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है और वकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारे ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या करता है कि गट के अंदर जो एंजाइम्स हैं उन एंजाइम्स के एक्टिवेशन में हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर फूड के साथ कुछ बैक्टीरियाज आए हैं तो उनको मारने का भी काम करेगा। और तीसरा है रेनिन। ये जो रेनिन है, ये एंजाइम, रेनिन एंजाइम का काम क्या होता है कि रेनिन एंजाइम का काम है कि रेनिन जो मिल्क की कैसीन प्रोटीन होती है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। एक रेनिन हार्मोन भी निकलता है, जो रेनिन हार्मोन कहाँ से सेक्रीट होता है? किडनी से सेक्रीट होता है। ठीक है, तो रेनिन एंजाइम जो है वो दूध की यानी मिल्क की कैसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और रेनिन एंजाइम जो है वो आपका कहाँ से, जो हमारी जो स्टमक है उस स्टमक में ये सेक्रीशन इसका होता है और वहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक है, कौन सी प्रोटीन? मिल्क प्रोटीन। तो न तो इसमें रेनिन सही था आंसर, ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड सही था और ना ही टाइलिन। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इंसुलिन होगा। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से इंसुलिन का सेक्रीशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? द एम्ब्रियोनिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन चिक से। एम्ब्रियोनिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन चिक में कौन सा होता है? देखिए, ऐसे एनिमल्स जिनमें एम्ब्रियोनिक लेयर्स पाई जाती हैं, 4 एम्ब्रियोनिक लेयर हैं, आप जानते हैं। कोरियोन है, एलेंटोइस है, एमनियोन है एंड यॉक्सैक है। इसमें से जो एलेंटोइस है, ये एलेंटोइस, इसको हम एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर और एम्ब्रियोनिक लंग्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये एलेंटोइस जो है
वो एक्सक्रीशन का और रेस्पिरेशन का, एम्ब्रियोनिक एक्सक्रीशन और एम्ब्रियोनिक रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एलेंटोइस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए एलेंटोइस होगा। कोरियन का आप जानते हैं, कोरियन जो है वो क्या करती है, ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करती है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक, यानी कि जो यॉक का अमाउंट है उसके बेस पर, यॉक के अमाउंट के बेस पर, यॉक के अमाउंट के बेस पर जो फ्रॉग एग है, जो फ्रॉग एग है वो किस तरीके का एग है, यॉक के अमाउंट के बेस पर। देखिए जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एग पढ़ते हैं, एनिमल्स के जो एग्स हैं उनका जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो एक तो हमारा बेस रहता है कि अमाउंट किस में कम है किस में नहीं है, यॉक की मात्रा किस में कम है किस में ज़्यादा है और किस में मध्यम है यानी मॉडरेट है। उसके आधार पर जब हम एग को डिवाइड करते हैं, तो आप जानते हैं एग जो है वो कैसे डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं ए लेसीथल, ए लेसीथल जिनमें क्या है कि यॉक है नहीं, ना के बराबर है। दूसरा है माइक्रो लेसीथल जिनमें यॉक बहुत कम होता है। तीसरा होता है मैक्रो लेसीथल यानी कि जिनमें यॉक, मीजोलेसीथल जिनमें यॉक की मात्रा सामान्य होती है, ना कम ना ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा यॉक वाले एग्स को हम कहते हैं मैक्रोलेसीथल। तो चार तरीके से हमने एग्स को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक, यानी यॉक के अमाउंट के आधार पर जो एग्स हैं उनको हमने चार कैटेगरी में डिवाइड किया, ए लेसीथल, माइक्रोलेसीथल, मीजोलेसीथल एंड मैक्रोलेसीथल। ए लेसीथल, माइक्रोलेसीथल, मीजोलेसीथल एंड मैक्रोलेसीथल। तो यहाँ पर जो फ्रॉग का एग होता है वो कैसा एग होता है, हमारा मीजोलेसीथल एग होता है। फ्रॉग का एग कैसा होता है, मीजोलेसीथल एग होता है, यानी कि यॉक की मात्रा न बहुत कम न बहुत ज़्यादा, सामान्य यानी कि मध्यम होती है। तो हम ऐसे एग्स को मीजोलेसीथल के अंतर्गत रखते हैं। तो फ्रॉग का एग भी जो है वो मीजोलेसीथल है। इसके अलावा अगर हम पोजीशन ऑफ यॉक की बात करें कि यॉक जो है वो एग में किस जगह है, क्या पूरा एग जो है उसमें यॉक सामान्य अवस्था में सभी जगह है या किसी एक पोल पर है, किस तरीके से यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यॉक के डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पर अगर हम फ्रॉग के एग की बात करते हैं तो ये टीलोलेसीथल एग होता है। कैसा होता है, टीलोलेसीथल एग होता है। तो अगर आपसे टीलोलेसीथल और मेजोलेसीथल एग का एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप कहेंगे फ्रॉग जो है उसका एग मीजोलेसीथल और टीलोलेसीथल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप्स एंड ह्यूमंस, बोथ एप्स एंड ह्यूमंस, यानी कि ऐसे कौन से एंसेस्टर हैं जो ह्यूमन और एप्स के हैं, यानी कि उनमें दोनों के हम एंसेस्टर उनको मानते हैं। तो ह्यूमन एंड एप्स दोनों के, यानी क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन एंसेस्टर ऑफ बोथ एप्स एंड ह्यूमन, एप्स और ह्यूमन का कॉमन एंसेस्टर कौन है। तो इसका आंसर ड्रायोपिथेकस होगा, ड्रायोपिथेकस होगा। ये वैसे तो मोर एप लाइक थे लेकिन लेस ह्यूमन लाइक भी थे। तो इनको हम कहते हैं कि इनमें एप्स और जो ह्यूमन है उन दोनों के एंसेस्टर हैं ये। तो इनको हम कहते हैं ड्रायोपिथेकस। एक इसकी ड्रायोपिथेकस के बाद रामापिथेकस, सिवापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, जावा मैन, पेंकिग मैन, क्रोमैग्नॉन मैन, निएंडरथल मैन और होमोसेपियंस। तो आपने इन सब का नाम सुना होगा। तो उसमें जो ड्रायोपिथेकस हैं यही इसका आंसर हो जाएगा, एप्स एंड ह्यूमन लाइक थे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा फॉलोइंग पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। इसमें पहला दे रखा है, ये सारे के सारे जो हैं ये सारे के सारे पॉलीचीट्स हैं और ये पॉलीचीट्स किस में आते हैं, एनिलिडा में आते हैं। फाइलम एनिलिडा में आपको 3 क्लासें इंपॉर्टेंट आपने पढ़ी होंगी। एक है इसमें पॉलीचीट्स, दूसरा है ओलिगोचीट्स और तीसरा है हिरुडिनेई। ओलिगोचीटा में आपका क्या आता है, ओलिगोचीटा में आपका अर्थवॉर्म आता है, केंचुआ आता है। हिरुडिनेई में क्या आता है, हिरुडिनेरिया यानी लीच आती है। और आपने जब पॉलीचीट्स पढ़ा होगा तो आपने यहाँ पर पढ़ा होगा नेरीज के बारे में, ठीक है।
उसी क्लास में ये सारे मेंबर्स हैं और इन मेंबर्स के कॉमन नेम दिए गए हैं। तो यहाँ पर पॉलिनोज को स्केल वर्म बिल्कुल सही है, हमको करेक्ट नॉट करेक्टली मैच्ड ये पता करना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो इसमें बाकी सब सही है, डी ऑप्शन जो है ये गलत मैच किया हुआ है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है, देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम साफ कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ट्रांजिशन जोन प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज इज कॉल्ड। देखिए दो डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है, या हम कहेंगे जहां पर दोनों क्षेत्र एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, या हम कहेंगे कि दोनों क्षेत्र एक दूसरे को जहां संपर्क करते हैं, यानी कि दोनों क्षेत्रों के मध्य का वह क्षेत्र जहां पर दोनों क्षेत्रों के सामान्य लक्षण देखे जा सकते हैं, वह क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये जो है वो आपका क्या है, ये पॉन्ड इकोसिस्टम है ना, और ये जो है आपका दूसरा है ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। तो इनके बीच का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाएगा। ठीक है, इकोटोन का एक एग्जांपल आप देखना चाहें तो एस्चुरी जो होती हैं, एस्चुरी आप जानते हैं कि जब नदियों का पानी सागर के पानी से जाकर मिलता है तो जो फ्रेश वाटर है वो मैराइन वाटर के साथ जुड़ता है। तो वो जो जगह है जहाँ पर दोनों का संगम हो रहा है, यानी दोनों पानी मिल रहे हैं, वो जगह जो है वो क्या कहलाती है, एस्चुरी कहलाती है। एस्चुरी भारत में फिश इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो एस्चुरी है वो एस्चुरी क्या है, एक इकोटोन एरिया है। तो इकोटोन क्या होता है कि दो पारितंत्रों के मध्य का क्षेत्र, या हम कहेंगे कि दो पारितंत्र जहाँ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, वो जो स्थान होगा, वहाँ पर कुछ जो स्थान होगा जहाँ पर दोनों पारितंत्र के सामान्य लक्षण देखे जा सकते हैं, उसे हम इकोटोन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। क्यों, देखो हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देना इसलिए जरूरी है क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर जानना जरूरी नहीं, बल्कि उसकी एक्सप्लेनेशन जानना जरूरी है, ताकि भविष्य में अगर इस तरीके के कोई क्वेश्चन मिलते हैं या इससे संबंधित भी कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्स लिंक्ड यानी कि जो डिजीज दे रखी हैं, इन डिजीजेज में कौन सी ऐसी डिजीज है जो सेक्स लिंक्ड है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगा कि दो तरीके की डिजीज को आप बहुत इंपॉर्टेंट मानकर पढ़िए। हालांकि यहाँ टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ऑटोसोमल रिसेसिव स्पीसीज बहुत पूछी जाती हैं और दूसरी आपकी एक्स लिंक्ड रिसेसिव पूछी जाती हैं। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में दो बीमारियां हैं, एक हीमोफीलिया और एक कलर ब्लाइंडनेस। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। ये एक्स लिंक्ड है और एक्स क्रोमोसोम जो है वो कैसा है, सेक्स क्रोमोसोम है। तो एक्स लिंक्ड डिजीज जो है वो आपकी कौन सी है, हीमोफीलिया और आपकी कलर ब्लाइंडनेस, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्स लिंक डिजीज की बात की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकैप्टोन्यूरिया, ये सारी डिजीजेज जो हैं वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज हैं, ये सेक्स लिंक डिजीजेज नहीं है। तो इसमें सेक्स लिंक डिजीज जो है वो सिर्फ एक सेक्स लिंक डिजीज है, और वो कौन सी थी, वो थी हीमोफीलिया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि वॉटसन एंड क्रिक ने बताइए कौन सा मॉडल दिया था। तो आप जानते हैं कि वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। तो उसी डबल हेलिक्स मॉडल से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इन द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक ईच बेस पेयर इज हाउ फॉर फ्रॉम द नेक्स्ट बेस पेयर। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो बेस पेयर, यानी कि जो आप ऐसे मान लीजिए जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनके बीच की दूरी क्या होती है। तो आप थोड़ा सा समझिए कि जब हम वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल देखते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि ये जो एक टर्न होता है, रस्सी की तरह दोनों ही हेलिक्स एक दूसरे में लिपटे रहते हैं, और वो जो एक टर्न बनाते हैं उस एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड के पेयर होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर होते हैं। और इस एक टर्न की जो लंबाई होती है, एक टर्न की जो लेंथ होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अब इस 34 एंगस्ट्रॉम को अगर हम नैनोमीटर में बदलेंगे तो ये 3.4 नैनोमीटर आंसर आ जाएगा, 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, अब चूंकि इस 34 एंगस्ट्रॉम की पूरी लेंथ में 10 न्यूक्लियोटाइड आपस में 10 न्यूक्लियोटाइड अरेंज्ड हैं,
तो इन दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉन होगी, और नैनोमीटर में देखेंगे तो 0.34 नैनोमीटर होगी। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन जो दे रखा था वो कौन सा दे रखा था, वो बी ऑप्शन था, 0.34 नैनोमीटर, क्योंकि नैनोमीटर में पूछा गया था। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि ज्योग्राफिकल रिलिम्स से क्वेश्चन पूछा गया है ना। 6 रिलिम्स हैं आपके ज्योग्राफिकल, जिसमें पहला है आपका, इसमें दे रखा है इथोपियन रिलिम, है ना, आपको दे रखा है न्यू ट्रॉपिकल रीजन, आपको दे रखा है ऑस्ट्रेलियन रीजन, आपको देख रहा है ओरिएंटल रीजन, ऐसे ही पैलियोजोइक रीजन होता है। तो यहाँ पर आपको ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा रीजन ऐसा है जो नो रिप्रेजेंटेटिव लंगफिश यानी डिप्नोई फिश का जो है वो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ नहीं है। तो इसमें ओरिएंटल रीजन जो है इसका आंसर हो जाएगा ओरिएंटल रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। देखिए क्लीवेज की जब भी हम बात करते हैं तो क्लीवेज का मतलब क्या होता है कि जब जाइगोट बनता है, उस जाइगोट के बाद जो उसमें डिवीजन होता है उसे हम कहते हैं क्लीवेज। तो क्लीवेज जो है वो दो तरीके का क्लीवेज होता है, एक क्लीवेज कहलाता है आपका होलोब्लास्टिक और एक क्लीवेज आपका कहलाता है मीरोब्लास्टिक। यहां पर समझ लीजिए कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब होता है जब जो क्लीवेज फरो है वो एनिमल पोल टू वेजिटल पोल, यानी कि हम कह सकें कि एक को पूरी, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसका फरो जा रही है, यानी कि वो जो डिवाइडर लाइन है वो आपकी पूरी है, तो उसे हम कहते हैं होलोब्लास्टिक। और अगर कुछ क्षेत्र में ही डिवीजन हो, यानी कि पूरे क्षेत्र में डिवीजन नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो यहाँ पर होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बर्ड, फ्रॉग और यूथेरियन मैमल्स, स्नेक्स में किसके अंदर अनइक्वल होलोब्लास्टिक पाया जाता है। यानी कि होलोब्लास्टिक तो है लेकिन अनइक्वल है। अनइक्वल का मतलब होता है कि जाइगोट में जब क्लीवेज हो तो उससे जो ब्लास्टोमियर्स बन रही हैं, यानी कि जो सेल्स बन रही हैं, उनका साइज सेम नहीं हो, कुछ कोशिकाएं छोटी हों, कुछ कोशिकाएं बड़ी बन रही हों, जैसे हम कहते हैं अनइक्वल होलोब्लास्टिक। तो फ्रॉग के अंदर ये अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलता है। अगर आपसे एम्फिओक्सिस का पूछा जाएगा तो एम्फिओक्सिस में इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो एम्फिओक्सिस का एग है, जो एम्फिओक्सिस का एग होता है वो एलेसिथल एग होता है, या हम कहेंगे जो माइक्रोलेसिथल एग होता है। तो यॉक की अमाउंट जितनी कम होगी उसमें क्लीवेज जो है उतना ही तेजी से होता है। तो अगर यॉक कम होगा तो होलोब्लास्टिक होने की संभावना बहुत ज्यादा होगी, अगर यॉक ज्यादा होगा तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज नहीं होगा, तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। ठीक है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए सुपरफिशियल जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है वो किसमें देखने को मिलता है। तो इंसेक्ट्स के जो एग्स हैं उनमें सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लीवेज में जब आप क्लास ले रहे होंगे तो उस समय आपको और भी चीजें इसमें पता चलेंगी। अभी हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसमें क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो उसमें ये लिखा हुआ है, द फंक्शन ऑफ ऑस्फरेडियम इन पाइला। पाइला के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है, ऑस्फरेडियम कहते हैं। ये बाइपिनेटली स्ट्रक्चर है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम ऑस्फरेडियम कहते हैं। इस ऑस्फरेडियम का काम क्या होता है, इस ऑस्फरेडियम का जो फंक्शन है वो ऑल्फैक्टरी फंक्शन होता है। इसका क्या फंक्शन होता है, ऑल्फैक्टरी फंक्शन होता है। पाइला के अंदर एक बाइपिनेटली लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑस्फरेडियम कहते हैं। और इस ऑस्फरेडियम का काम क्या होता है, ये ऑल्फैक्टरी नेचर, यानी कि इसका जो है ऑल्फैक्शन का काम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑल्फैक्टरी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉकलेट कैन बी बैड फॉर हेल्थ बिकॉज ऑफ हाई कंटेंट। यानी कि जो चॉकलेट है उसमें किसकी मात्रा ज्यादा है जिसकी वजह से हम उसे बहुत बुरा कहते हैं, बच्चों को खाने से मना करते हैं। तो चॉकलेट के अंदर हाई अमाउंट ऑफ जो होता है कंटेंट वो लेड होता है, और लेड जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए हम बच्चों को अक्सर मना करते हैं कि चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द डिफेंस ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम में कौन सा ऑर्गन ऐसा होता है जो डिफेंस और ऑफेंस का काम करता है? ठीक है, तो देखिए ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया, आपको पता होगा कि पैरामीशियम में ट्राइकोसिस्ट, ट्राइकोसिस्ट जो है ये डिफेंस और ऑफेंस ऑर्गन है, तो इसका आंसर ट्राइकोसिस्ट हो जाएगा। ये पैरामीशियम में हमको मिलता है। दूसरा निमेटोसिस्ट यहाँ पर देख रखा था, तो निमेटोसिस्ट कहाँ पर देखने को मिलती हैं? ये हमको फाइलम पॉरीफेरा में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर आपका कौन सा होगा? ट्राइकोसिस्ट होगा। ट्राइकोसिस्ट जो है वो पैरामीशियम का डिफेंस और ऑफेंस ऑर्गन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस क्योटो प्रोटोकॉल। यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल की बात की गई है। देखिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, बहुत सारे कन्वेंशन आपने पढ़ी होंगी। जैसे आपसे पूछा जाए कि रामसर कन्वेंशन जो है वो कब हुई थी, तो 1971 में 2 फरवरी सन 1971 को रामसर कन्वेंशन हुई थी, जो ईरान में एक जगह है, वहाँ पर ये कन्वेंशन की गई थी। और इसमें ध्यान फोकस किया गया था किसके ऊपर? जो वेटलैंड्स हैं, जो हमारी आर्द्र भूमियाँ हैं, उन आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए इसमें चर्चा की गई थी। इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। इसी तरीके से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल पूछा गया है, ऐसे ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब भी पूछा जाए तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आंसर हो जाएगा कि ओजोन डिप्लीटेशन, यानी कि ओजोन के क्षतिकरण से संबंधित जो चिंता थी, जो विषय था, उसको लिया गया था मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में। और ये मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1987 में हुई थी। ये 1987 में हुई थी। ठीक है, और इसी सम्मेलन में हमने ये निर्णय लिया गया था कि हर 16 सितंबर को, 16 सितंबर को हम ओजोन कंजर्वेशन डे यानी कि विश्व ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ओजोन डिप्लीटेशन तो नहीं होगा आंसर, क्योंकि ओजोन डिप्लीटेशन किससे रिलेटेड है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये किससे रिलेटेड था? ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था। ग्लोबल वार्मिंग आप जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा होती है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है और उस ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण इस पृथ्वी का तापमान, औसतन तापमान में जो वृद्धि हो रही है, इसे ही को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे समस्या से रिलेटेड जो चिंतन था, समस्या से रिलेटेड जो विषय लिया गया था, वो क्योटो प्रोटोकॉल में लिया गया था। ये क्योटो कहाँ पर है? जापान का है, जापान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोड द बुक सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी किसकी है? तो 2 बुक्स आप जानते हैं, ये लीनियस की बुक है सिस्टमा नेचुरी, सिस्टमा नेचुरी एंड स्पीसीज प्लांटेरम। सिस्टमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम जो हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट बुक हैं कैरोलस लीनियस की। ये वही कैरोलस लीनियस हैं जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया था। इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है। और कैरोलस लीनियस ने जंतु जगत 2 किंगडम में डिवाइड के रखा था। टू किंगडम सिस्टम प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस। तो ये कैरोलस लीनियस हैं जिन्होंने 2 बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, एक सिस्टमा नेचुरी और दूसरी स्पीसीज प्लांटेरम। देखिए स्पीसीज प्लांटेरम किसकी थी? कैरोलस लीनियस की थी। लेकिन अगर जेनरा प्लांटेरम पूछा जाएगा तो जेनरा प्लांटेरम जो कि थी वो किसकी थी? बेंथम एंड हुकर की थी। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोलस लीनियस, यानी लीनियस सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टिव लिंक बिटवीन which one of the following is the connective link between एनिलिडा एंड मोलस्का। एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कनेक्टिव लिंक जो है वो किसे कहा जाता है? तो न्यूप्लेना को कहा जाता है। न्यूप्लीना जो है ये एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है, यानी कनेक्टिव लिंक है। इसी तरीके से और भी कनेक्टिव लिंक आपको पढ़ा होगा, आपने पेरीपेटस के बारे में पढ़ा होगा, पेरीपेटस। और ये जो पेरीपेटस है वो किसके बीच की कड़ी है? पेरीपेटस जो है वो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है। एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिव लिंक है। तो आपसे ये दोनों ध्यान रखना, ये एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है न्यूप्लिना, और जो पेरीपेटस है ये जो है वो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिव लिंक है। ठीक है, इसी तरीके से और भी कनेक्टिव लिंक्स जैसे आर्कियोप्टेरिक्स है वो बर्ड और रेप्टाइल्स के बीच की कनेक्टिव लिंक है। यूग्लिना जो है इसे प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिव लिंक कहते हैं। वायरस जो है इसे नॉन लिविंग
और लिविंग के बीच की कड़ी कहा जाता है, संयोजी कड़ी कहा जाता है। तो ये बहुत सारी संयोजी कड़ियां हैं, उन संयोजी कड़ियों का जैव विकास में बहुत महत्व है और ये क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से इसीलिए यहाँ पर रखा गया है ताकि जैव विकास वाले टॉपिक को कवर किया जा सके। नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज एन एंटेरोसिलिक एनिमल, विच इज एन एंटेरोसिलिक एनिमल। जो एंटेरोसिलिक एनिमल्स हैं ये दरअसल देखिए यहाँ पर सीलोम का जो इवोल्यूशन हुआ है एनिमल्स में, फाइलम में हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले एसिलोमेट एनिमल की बात करते हैं। एसिलोमेट एनिमल्स जिसमें आपका पॉरीफेरा भी आ जाता है ना, ये एसिलोमेट्स के अंतर्गत आएगा। पॉरीफेरा है जिसमें सीलेंट्रेटा है, ये भी आपका एसिलोमेट एनिमल्स हैं। हाँ, यहाँ पर स्यूडोसिलोमेट्स भी पूछा जाता है, यानी फॉल्स सीलम किसमें पाई जाती है। तो स्यूडोसिलोमेट का एक स्यूडोसिलोमेट जो है वो कौन सा फाइलम है, एसके हेलमिन्थीज। एसके हेलमिन्थीज जो है वो स्यूडोसिलोमेट है। एसके हेलमिन्थीज जो है वो क्या है, स्यूडोसिलोमेट के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे यहाँ पर इयोसिलोमेट की बात करें, इयोसिलोमेट का मतलब होता है ऐसे एनिमल जिनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है। अब ये इयोसिलोमेट्स भी जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है साइजोसिलोमेट्स और एक होता है एंटेरोसिलोमेट्स। ठीक है, एक होता है साइजोसिलोमेट्स और एक होता है एंटेरोसिलोमेट्स। तो साइजोसिलोमेट्स में एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, ये जो है साइजोसिलोमेट्स हैं। और इकाइनोडर्मेटा जो है वो किसमें आता है, एंटेरोसिलोमेट्स में है। हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा के बारे में आपको ध्यान रखना, इकाइनोडर्मेटा का एक एनिमल है एस्ट्रियाज। एस्ट्रियाज जिसको हम कहते हैं स्टार फिश, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टार फिश। तो ऑप्शन में पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन में पूछा गया था कि एंटेरोसिलोमेट जो है वो कौन है, तो इसमें एस्ट्रियाज जो है एंटेरोसिलोमेट हो जाएगी। क्योंकि एंटेरोसिलोमेट क्यों है, क्योंकि ये इकाइनोडर्मेट है और इकाइनोडर्मेट्स किसमें आते हैं, इकाइनोडर्मेट्स जो है वो एंटेरोसिलोमेट्स में आते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन जो हमारा हार्ट से रिलेटेड है, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको सर्कुलेटरी सिस्टम से दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है वो आपको सर्कुलेटरी सिस्टम से आपको दिया गया है। हार्ट के बारे में बात की गई है। हार्ट, जो हमारा हार्ट है, आप जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। फिश का हार्ट जो होता है उसे वीनस हार्ट कहते हैं, वो 2 चैम्बर्ड होता है। और ह्यूमन का हार्ट जो है वो कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। मायोजेनिक हार्ट होता है, यानी कि हमारा मांसपेशियों का बना हृदय होता है। न्यूरोजेनिक, जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, हमारा मायोजेनिक हार्ट होता है। और इस हार्ट में कुछ बाल्ब होते हैं, उन बाल्ब में ये पूछा गया है कि जो मिट्रल वाल्व है वो कैसा होता है। तो मिट्रल वाल्व जो होता है ये बाइकस्पिड वाल्व होता है, इसमें 2 कस्प पाए जाते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व में 3 कस्प पाए जाते हैं और बाइकस्पिड वाल्व में 2 कस्प पाए जाते हैं। कस्पिड का मतलब आप डोर की तरह मान लीजिए, कपाट की तरह मान लीजिए, ठीक है, दरवाजे मान लीजिए। तो यहाँ पर 2 दरवाजे वाला जो वाल्व है वो कौन सा है, मिट्रल वाल्व है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बाइकस्पिड वाल्व। अगला क्वेश्चन है द हार्मोन सेक्रीट फ्रॉम द किडनीज। किडनी से जो हार्मोन सेक्रीट होता है वो कौन सा है, द हार्मोन सेक्रीट फ्रॉम द किडनीज। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा एराइथ्रोपोइटिन। ये एराइथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है इसका काम क्या होता है कि बोन मैरो में आरबीसी के फॉर्मेशन को ये प्रमोट करता है। ये आरबीसी के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, कहाँ पर, बोन मैरो में। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये जो हार्मोन है वो कहाँ से निकलता है। देखिए इराइथ्रो लगा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि इराइथ्रोसाइट्स किसको कहते हैं, आरबीसी को कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए इसका, इस हार्मोन का रोल जो है वो आरबीसी से रिलेटेड होगा। और ये हार्मोन कहाँ से निकल रहा है, किडनी से सेक्रीट होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, आपको मालूम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये मेल एंड्रोजन हार्मोन है और ये टेस्टिस से सेक्रीट होता है। टेस्टिस में जो लीडिंग सेल्स होती हैं हमारी, उन लीडिंग सेल्स से ये हार्मोन सेक्रीट होता है, तो इसलिए ये तो आंसर नहीं होता। ठीक है, दूसरा गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन जो है ये हमारे जो एलिमेंट्री केनाल है, यानी कि जो गट है वहाँ पर सेक्रीशन हो रहा है। सेक्रीटिन जो है ये भी हमारा इंटेस्टाइन में सेक्रीट हो रहा है। सेक्रीटिन हार्मोन जो है खोजा गया पहला हार्मोन था, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पहला खोजा
खोजा गया हार्मोन कौन सा था, तो सेक्रेटिन हार्मोन था। इज दैट क्लियर? हार्मोन शब्द किसने दिया था? स्टार्लिंग ने दिया था। तो यहां से ये क्वेश्चन हार्मोन से आया है, या हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन एंडोक्राइनोलॉजी से आया है आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एराइथ्रोपोइटिन। ये हार्मोन कहाँ से निकलता है? किडनी से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लार्वल स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ फेसियोला। तो फेसियोला, देखिए प्लेटीहेल्मिन्थेस जब हमने पढ़ा तो वहाँ पर टीनिया सोलियम के बारे में पढ़ा, और जब हमने फेसियोला हेपेटिक टीनिया सोलियम पढ़ा तो वहाँ फेसियोला हेपेटिका के बारे में भी पढ़ा। फेसियोला हेपेटिका को हम लिवर वर्म कहते हैं, टीनिया सोलियम को हम क्या कहते हैं? टेप वर्म कहते हैं। तो फेसियोला हेपेटिका और टीनिया सोलियम में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो एग्जाम के लिए यही होती है कि उनके लार्वल स्टेजेस, क्योंकि बहुत सारे लार्वा स्टेज यहाँ पर देखने को मिलती हैं, इसलिए हमेशा क्वेश्चन जो है लार्वा से आता ही आता है। तो ये पहले से मालूम था कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो देखिए इसमें ये कह रहा है कि इनका सही सीक्वेंस क्या है। जो फेसियोला में बहुत सारे लार्वा हैं, जो 5 तरीके के लार्वा फेसियोला में बनते हैं, उन लार्वा का सही क्रम क्या है, उनके डेवलपमेंट के बेस पर उनका सही क्रम क्या है। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद कराई थी, आपको याद हो, मिस आरसीएम। मिस आरसीएम, मिस आरसीएम। एम फॉर पहला है मिरासीडियम लार्वा, आई फॉर है, सॉरी यहां पर देखिए, यहां पर आपका एम आई मिस आरसीएम, आरसीएम लिखते हैं, तो एम आई से हो गया मिरासीडियम, एस से हो गया स्पोरोसिस्ट, आर से हो गया रेडिया, सी से हो गया सर्केरिया, और एम से हो गया मेटासर्केरिया। तो इनका सही क्रम कौन सा हो जाएगा? बी, यानी सबसे पहले मिरासीडियम लार्वा, दूसरा फिर आपका स्पोरोसिस लार्वा, फिर रेडिया लार्वा बनता है, फिर उसके बाद सर्केरिया लार्वा, फिर उसके बाद मेटासर्केरिया लार्वा। एक चीज और यहां पर आप समझ लीजिए, यहां पर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मिरासीडियम लार्वा है वो किसके लिए इन्फेक्टियस स्टेज है। तो जो पहला मिरासीडियम लार्वा है ये अपने इंटरमीडिएट यानी सेकेंडरी होस्ट स्नेल को इन्फेक्ट करता है, यानी कि स्नेल को, ये स्नेल के अंदर जाता है। तो मिरासीडियम लार्वा किसकी इन्फेक्टियस स्टेज है? तो वो हमारी किसकी हो जाएगी? स्नेल की, क्योंकि आपको मालूम है कि जो फेसियोला है इसके 2 होस्ट हैं। एक होस्ट, प्राइमरी होस्ट जो है इसका, वो क्या होता है? शीप है, यानी भेड़ है, और जो सेकेंडरी होस्ट है वो इसका क्या होता है? कि स्नेल है, जो कि एक मोलस्कन है, तो स्नेल होता है। ठीक है, तो यहां पर जो सेकेंडरी होस्ट है उसकी इन्फेक्टियस स्टेज मिरासीडियम लार्वा, और जो सीप की इन्फेक्टियस स्टेज है वो कौन सी होती है? मेटासर्केरिया लार्वा। तो मेटासर्केरिया लार्वा जो है वो सीप के लिए इन्फेक्टियस स्टेज है, और मिरासीडियम लार्वा जो है वो स्नेल के लिए इन्फेक्टियस स्टेज है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा था? सही आंसर ये था, जो कि आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। मैं अक्सर बताता हूँ ट्रिक कि मिस आरसीएम करके आप अगर याद कर लेंगे तो इनके लार्वल की जो सीक्वेंस है वो आपको याद रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है ये किससे रिलेटेड है? अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन में लिखा है स्टोमोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन। देखिए जब हम कॉर्डेट्स पढ़ते हैं तो हम कॉर्डेट्स और इन्वर्टिब्रेट्स जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम जानते हैं कि वहाँ पर एक हेमीकॉर्डेटा है जो कि इन्वर्टिब्रेट्स में काउंट किया जाता है। हेमीकॉर्डेटा एक फाइलम है, कौन सा? हेमीकॉर्डेटा। दूसरा है कौन सा? ईरोकॉर्डेटा। और तीसरा कौन सा? सिफेलोकॉर्डेटा। तो जब आपने हेमीकॉर्डेटा में किसके बारे में पढ़ा था? वेलेनोग्लोसिस के बारे में पढ़ा था। और आपने जो यूरोकॉर्डेटा था, यूरोकॉर्डेटा में आपने किसको पढ़ा? हर्डमानिया को पढ़ा था। और सिफेलोकॉर्डेटा में आपने किसको पढ़ा था? सिफेलोकॉर्डेटा में आपने एम्फिऑक्सिस यानी कि लैंसलेट यानी कि एम्फिऑक्सिस के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो हेमीकॉर्डेटा है, इस हेमीकॉर्डेटा में वेलेनोग्लोसिस आता है, और इसमें क्या होता है कि इसमें नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट नोटोकॉर्ड की तरह ही एक आउट ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए उसे ट्रू नोटोकॉर्ड न कहकर वो फॉल्स नोटोकॉर्ड है, और उसी को हम कहते हैं स्टोमोकॉर्ड। इसी को हम क्या कहते हैं? स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, ये जो बक्कल कैविटी यानी कि एक तरीके से गट की आउट ग्रोथ होती है, ये नोटोकॉर्ड नहीं है। तो इसीलिए इसे कॉर्डेट्स में शामिल नहीं किया गया, इसे हम नहीं पढ़ते, ये हेमीकॉर्डेटा को हम अलग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बेलेनोग्लोसिस। क्या हो जाएगा? बेलेनोग्लोसिस। ये जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम जब पढ़ते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है
मोस्ट CO2 इन द ब्लड इज कैरिड, यानी कि जो ब्लड है उसमें CO2 जो है, अधिकांश CO2 जो प्रभावित होती है वो किस रूप में होती है, तो इन प्लाज्मा एज बाई कार्बोनेट आयन। इसका आंसर होगा इन प्लाज्मा एज बाई कार्बोनेट आयन। ठीक है, बाई कार्बोनेट CO2 का लगभग आप मान लीजिए कि 90% पार्ट जो है, 90% जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ही इधर से उधर ले जाई जाती है, यानी कि उसको उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका, इन प्लाज्मा एज बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है सोलिनो ग्लाइफस फैंक्स आर प्रेजेंट इन। सोलिनोग्लाइफस फैंक्स, देखिए फैंक्स जो हैं वो स्नेक्स में पाए जाते हैं, जिससे वो क्या करते हैं कि अपना जो वेनम है, वो अपना जो पॉइजन है वो किसी दूसरे में डाल देते हैं। अब इन फैंक्स में वाइपर जो होता है, इसमें एक ऐसा फैंक्स पाया जाता है जिसे हम सोलिनोग्लाइफस फैंक्स कहते हैं। ये इतना बड़ा होता है, इसके फोल्ड करके ये रखे रहता है, फोल्ड भी कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं क्या, सोलिनोग्लाइफस। आप मालूम है ये किस में पाया जाता है, तो ये वाइपर में पाया जाता है। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, वाइपर में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। और वाइपर के बारे में एक चीज और ध्यान रखिए, ये विविपेरस है। विविपेरस का मतलब होता है ये अंडे नहीं देता है। ये क्या नहीं देता है, अंडे नहीं देता है, ये बच्चों का जन्म करता है, तो ये विविपेरस है। विविपेरस स्नेक्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि जो वाइपर है वो विविपेरस होता है। वाइपर है वो कैसा है, विविपेरस है। तो विविपेरस स्नेक भी है वाइपर हमारा। ये दो तरीके के, एक पिट वाइपर होता है, एक वाइपर, एक पिट वाइपर भी होता है। तो यहाँ पर वाइपर के बारे में विविपेरस है, और दूसरा इसमें सोलिनोग्लाइफस फैंक्स पाए जाते हैं। अच्छा, ये फैंक्स मॉडिफिकेशन किसका है, ये फैंक्स जो होते हैं वो मैग्जिलरी टीथ हैं, मैग्जिलरी टीथ हैं, उनका मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। और आपसे पूछा जो पॉइजन ग्लैंड है वो किसका मॉडिफिकेशन है, तो स्नेक्स में जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं वो पॉइजन ग्लैंड का वो जो पैरोटिड ग्लैंड हैं वो पॉइजन ग्लैंड में मॉडिफाई हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये स्टेटमेंट एडीएच हार्मोन से रिलेटेड हैं। एडीएच हार्मोन आपको मालूम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, और ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से सेक्रीट होता है। और ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है कि जो हमारा यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनमें वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, यानी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है इसको कंट्रोल करता है। कौन सा, एडीएच हार्मोन। ठीक है, एडीएच हार्मोन की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाती है। एडीएच हार्मोन का सेक्रीशन कम हो तो डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाता है, जिसमें बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं क्या लिखा है कि एडीएच इज फाउंड प्राइमरली इन द सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई, बिल्कुल सही है पहला। और दूसरा क्या, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है व्हेन इज वर्ल्ड लीवर डे। वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया जाता है, तो विश्व यकृत दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका आंसर इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल, यानी कि 19 अप्रैल जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं वो क्या कह रहा है कि हाइड्रा के बारे में है। हाइड्रा आप जानते हैं फाइलम सीलेंट्रेटा का मेंबर है। हाइड्रा जो होता है वो फाइलम सीलेंट्रेटा का मेंबर है, और हाइड्रा में एक इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं जो टोटिपोटेंट नेचर की होती हैं, यानी कि वो अन्य प्रकार की कोशिकाएं बनाने में सक्षम होती हैं। तो इसी कारण हाइड्रा के अंदर रीजेनरेटिव कैपेसिटी देखी जाती है। अगर उसका कोई अंग या कुछ टूट फूट जाए तो उसको वो दोबारा से बना सकता है। इसे हम रीजेनरेशन, जैसे छिपकली में आपने देखा होगा कि उसकी पूंछ हट जाए तो दोबारा से उसकी पूंछ बन जाती है, ऐसे ही हाइड्रा में जो है वो रीजेनरेशन पावर होती है, यानी कि दोबारा से जनरेट कर लेते हैं जो कोशिकाएं उसमें डैमेज होती हैं या जो पार्ट डैमेज होता है दोबारा से बन जाता है, तो इसे रीजेनरेशन कैपेसिटी कहते हैं। और ये रीजेनरेटिव कैपेसिटी जो हाइड्रा में सबसे पहले किसने देखी थी, तो ट्रेम्बली ने जो है इसकी खोज की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेम्बली। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेम्बली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वन जीन
वन एंजाइम, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। एक तरीके से कहते हैं लगभग हर जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम होती है, हर दूसरी तीसरी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय। तो ये वीडल एंड टोटम ने जो है वो वन जीन एंड वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दी थी? तो बीडल एंड टोटम ने दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बीडल एंड टोटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर बिटवीन मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोटिड्स अकर्स ड्यूरिंग। तो देखिए क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जो है वो कहाँ से प्रारंभ होती है? आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा, जब आपने मियोसिस डिवीजन पढ़ा होगा, और मियोसिस डिवीजन में आपने प्रोफेज फर्स्ट पढ़ी है, और प्रोफेज फर्स्ट में जब 5 प्रावस्थाएं पढ़ते हैं, सब फेजेस पढ़ते हैं, जिसमें पहली अवस्था कौन सी होती है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन के बाद जो पैकेटीन अवस्था होती है, इस पैकेटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होती है, क्रॉसिंग ओवर हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पैकेटीन, इसका आंसर हो जाएगा पैकेटीन, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डिप्लोटीन अवस्था में जो है वो पैकेटीन यानी वो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। बात समझना, तो कहाँ से देखी जाती है? पैकेटीन में देखी जाती है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पैकेटीन में जो है वो हम क्रॉसिंग ओवर को देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये आपका सेल डिवीजन से क्वेश्चन ले लिया गया था, टॉपिक सेल डिवीजन से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये टेक्सोनोमी का क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की बहुत इजी क्वेश्चन था, आपने टेक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में आपसे पूछा गया था। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी, क्या आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? आप डी के पीसी ऑफ जीएस, डी फॉर डोमेन, और के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस, एस फॉर स्पीसीज। ठीक है, तो डी के पीसी ऑफ जीएस से हम इसका क्रम याद कर लेंगे। तो इसका सही क्रम होगा किंगडम। किंगडम से पहले भी अगर दिया जाता डोमेन हो जाता, किंगडम से पहले अगर होता तो डोमेन होता। तो डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ये इसका सही क्रम है। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर एनिमल का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो फाइलम लिखते हैं, और जब हम प्लांट का क्लासिफिकेशन करेंगे तो वहां पर फाइलम की जगह हम डिवीजन लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है व्हाट आर राइजोम्स। राइबोजाइम्स क्या है? तो राइबोजाइम्स, देखिए राइबोसोम नहीं लिखा है, राइबोजाइम्स लिखा है, तो जाहिर सी बात है ये एंजाइम है ना। जाइम्स लिखा है तो एंजाइम्स है। और राइबोजाइम क्या होते हैं कि ये आरएनए मॉलिक्यूल वर्किंग एज एंजाइम, जो आरएनए मॉलिक्यूल एंजाइम की तरह कार्य करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? राइजोजाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म हैव टेंडेंसी टुवर्ड इंक्रीज इन ड्यूरिंग देयर एवोल्यूशन। ठीक है, ये एक रूल है, ये रूल किसका रूल है? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें इसका जो आंसर है वो है कॉप्स रूल। ये कौन सा है? कॉप्स रूल है। ये डिफरेंट भी था, अगर आप इसको नहीं भी पढ़ा होता तो आपने एलन रूल्स पढ़ा होगा, हैमिल्टन रूल्स पढ़ा होगा, वर्जमान रूल्स पढ़ा होगा, लेकिन कॉप्स रूल शायद आपने ना पढ़ा हो। अगर पढ़ा भी होगा तो आपको मालूम होगा। तो इसका आंसर जो है वो सही क्या है? कॉप रूल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इन फिश के अंदर जो न्यूरोमास्ट ऑर्गन है वो कैसा होता है? तो रियो रिसेप्टर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रियो रिसेप्टर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रियो रिसेप्टर हो जाएगा। दूसरा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग एजर्शन, यानी कि आपको ये बताना है। तो इसमें ये दोनों सही हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, यानी कि इसमें आपके दोनों ही स्टेटमेंट जो थे वो सही थे, ट्रू थे। अगला है कॉलर सेल्स। देखिए कॉलर सेल्स की बात करते हैं तो कॉलर सेल्स क्या होती हैं? ये कोइनोसाइट सेल्स हैं, और कोइनोसाइट सेल्स आपने कहाँ पढ़ी थी? फाइलम पॉरीफेरा में पढ़ी थी। ये फाइलम पॉरीफेरा जब पढ़ा होगा तो आपने कोइनोसाइट सेल पढ़ा थी। ये कोइनोसाइट सेल्स जो होती हैं, जैसे वहाँ पे कोइनोडर्म सेल्स जिनको हम कहते हैं कोइनोडर्म सेल्स, आपने पिनेकोडर्म सेल्स पढ़ी थी, वैसी कोइनोडर्म सेल्स पढ़ी थी। तो कोइनोडर्म सेल्स जो होती हैं वो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं, और फ्लैजिलेटेड सेल्स को ही हम कॉलर सेल्स कहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कॉलर सेल्स कहते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? ये पॉरीफेरा से रिलेटेड है। पॉरीफेरा में आपने क्या पढ़ा? पॉरीफेरा में ल्यूकोसोलेनिया पढ़ा, पॉरीफेरा में साइकन पढ़ा,
पॉरीफेरा में आपने यूस्पोंजिया पढ़ा था, पॉरीफेरा में आपने यूप्लेक्टेला पढ़ा था जिसे वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं, है ना। इसी तरीके से बाथ स्पंज किसे कहते हैं, यूस्पोंजिया को बाथ स्पंज कहते हैं। कौन सा इसमें फ्रेश वाटर पॉरीफेरेंस है, फ्रेश वाटर पॉरीफेरा कौन सा था, तो आपने वहाँ पर पढ़ा था फ्रेश वाटर में कौन सा पाया जाता है, स्पोंजिला पाया जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन पॉरीफेरा से आते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि कॉलर सेल्स किसे कहते हैं, तो कॉलर सेल्स जो है वो कोइनोडर्म्स जो हैं, यानी कि कोइनोसाइट सेल्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कॉलर सेल्स कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपका जेनेटिक्स का क्वेश्चन है और पूछा गया है बैक क्रॉस क्या होता है। तो यहाँ पर बैक क्रॉस के बारे में आपसे पूछा गया। देखो एक बात समझ लो पहले कि जो हमारा बैक क्रॉस है ये दो तरीके से होता है। एक बैक क्रॉस को हम कहते हैं आउट क्रॉस। आउट क्रॉस का मतलब होता है कि जब F1 जनरेशन का क्रॉस हम डोमिनेंट पेरेंट जनरेशन से करते हैं, डोमिनेंट पेरेंट जनरेशन के साथ जब हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं आउट क्रॉस। और जब हम टेस्ट क्रॉस, एक टेस्ट क्रॉस यहाँ पर पढ़ा होगा आपने, तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस का ही ये एक प्रकार है जिसमें क्या होता है, जब हम F1 जनरेशन का क्रॉस जब हम रिसेसिव से करते हैं, रिसेसिव पेरेंट से करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। और ये बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दोनों को हम क्या कहते हैं, वो आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस दरअसल क्या है, बैक क्रॉस में हम डोमिनेंट और रिसेसिव यानी कि दोनों पेरेंट्स में से कोई भी पेरेंट्स का क्रॉस हम F1 जनरेशन के साथ कराते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाता कौन सा हो जाएगा कि F1 इंटू एनी पेरेंट, F1 इंटू एनी पेरेंट, यानी चाहे वो डोमिनेंट से कराएं चाहे हम रिसेसिव से कराएं वो बैक क्रॉस ही कहा जाएगा। ठीक है, अगर अलग अलग करके डिफरेंशिएट करके बताना है तो आप कहोगे कि अगर डोमिनेंट के साथ हम F1 जनरेशन का कराते हैं तो वो आउट क्रॉस है, और अगर हम रिसेसिव के साथ कराते हैं तो वो कैसा होगा, तो वो आपका कैसा कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। तो ये बैक क्रॉस से रिलेटेड जेनेटिक्स का क्वेश्चन था, अच्छा था, इजी था, मेरे ख्याल से कर दिया होगा आप सभी लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। पूछा गया है कि इंसेक्ट्स आर फिजियोलॉजिकली, इंसेक्ट्स क्या होते हैं। तो देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने बताया था एमिनोटेलिक होते हैं, दूसरा हमने आपको कहा था कि यूरियोटेलिक होते हैं, तीसरा यूरिकोटेलिक होते हैं। तो ये एनिमल्स जो हैं उनको हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, अगर अमोनिया है तो उनको हम अमीनोटेलिक कहेंगे, यानी कि ऐसे एनिमल जो अमोनिया के रूप में अपना मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उनका जो अमोनिया है तो उनको हम अमीनोटेलिक कहते हैं। अगर वो यूरिया है तो हम उन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं, और अगर यूरिक एसिड है तो हम उन्हें यूरिकोटेलिक कहते हैं। तो इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स कौन कौन से, देखिए फिर से बता रहा हूँ, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ये जो हैं ये इनका जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है, इसीलिए इनको किस कैटेगरी में रखा जाता है, यूरिकोटेलिक में कहा जाता है। तो इंसेक्ट का आंसर आपका आ जाएगा क्या, यूरिकोटेलिक होगा। तो इंसेक्ट का आंसर कैसे होंगे, ये फिजियोलॉजिकली यूरिकोटेलिक होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, विच एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल इज फाउंड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर हो जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, ए ऑप्शन था इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन विच मैमल आर हाइंड लिम्स एब्सेंट। कौन से मैमल्स ऐसे होते हैं जिनमें हाइंड लिम्स एब्सेंट होती हैं। तो एक्वेटिक जो आपके ये एनिमल्स हैं, एक्वेटिक सिटेशियंस एंड साइरेंस जो हैं आपके, ये कैसे हैं, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला लिखा है इफ थायराइड ग्लैंड इज कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम इट टेडपोल। अगर ये बहुत ही क्वेश्चन है, टेडपोल से अगर थायराइड ग्लैंड निकाल दी जाती है तो उसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी, यानी कि उसमें कायांतरण नहीं होगी, क्योंकि थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है जो हार्मोन मेटामॉर्फिज्म को कंट्रोल करता है, टेडपोल में मेटामॉर्फिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहाँ मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी, तो यहाँ पर जो सही आंसर है कि वो टेडपोल ही बना रहेगा। ठीक है, यानी कि रिमेन ए टेडपोल इंडेफिनिटली। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन ह्यूमंस। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, प्लेसेंटा से रिलेटेड है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आना ही था, है ना, प्लेसेंटा से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही था। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा दे रखे हैं जिसमें
जो ह्यूमन का प्लेसेंटा की बात की गई है। तो देखिए पहली बात तो जो ह्यूमन का प्लेसेंटा होता है वो सिर्फ कोरियन एम्ब्रियोनिक लेयर से ही बनता है। तो हमारा जो प्लेसेंटा है, ह्यूमन का जो प्लेसेंटा यानी कि जो फीमेल में प्लेसेंटा पाया जाता है वो प्लेसेंटा कोरियन प्लेसेंटा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर देखते हैं उसको अगर वेरियर्स के अकॉर्डिंग और उसकी जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर देखते हैं तो हीमोकोरियल कैसा होता है, ह्यूमंस में हीमोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है। ह्यूमंस में कैसा पाया जाता है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि हीमोकोरियल प्लेसेंटा जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो हीमोकोरियल प्लेसेंटा जो है वो ह्यूमंस में पाया जाता है। इसके अलावा मैन में, एप में, मंकी में, ये सभी जो है वो हीमोकोरियल होते हैं। मैन भी है, ह्यूमन वो सॉरी मैन तो होगा ह्यूमन, एप्स भी हैं और इसके अलावा मंकी भी जो है वो भी आपका हीमोकोरियल प्लेसेंटा उसमें पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा, हीमोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा जो है वो किस में पाया जाता है, हॉर्स में पाया जाता है, पिग में पाया जाता है। तो हॉर्स और पिग में जो है वो कौन सा होता है, एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा होता है। एंडोथीसियल कोरियल प्लेसेंटा, एंडोथीसियल कोरियल प्लेसेंटा जो कार्निवोरस एनिमल हैं, कार्निवोरस एनिमल जैसे डॉग है, ठीक है, तो डॉग है, कैट है, इनके अंदर जो होता है वो कौन सा होता है, एंडोथीसियल कोरियल प्लेसेंटा होता है ना। आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ह्यूमन का प्लेसेंटा पूछा गया था, तो ह्यूमन का प्लेसेंटा बी ऑप्शन यानी हीमोकोरियल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हीमोकोरियल। अगला है एब्सेंस ऑफ वन सेक्स क्रोमोसोम कॉज। अगर एक सेक्स क्रोमोसोम की एब्सेंट है तो वो कौन सी बीमारी होती है, तो समझ लीजिए टर्नर सिंड्रोम। ये टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है कि इसमें वैसे आप जानते हैं ह्यूमन में कितने होते हैं कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम का मतलब 23 पेयर, 23 में जो है वो 22 पेयर तो ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 44 क्रोमोसोम्स जो हैं वो ऑटोसोम्स हैं और 2 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं, एक्स और वाई। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सी इसमें सिंड्रोम है जिसमें एक सेक्स क्रोमोसोम की एब्सेंट होता है, यानी एक सेक्स क्रोम नहीं पाया जाता। तो पहला ही आंसर सही है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है कि 45 क्रोमोसोम होते हैं और वो कैसे होते हैं, 44 प्लस एक्स, ठीक है। दूसरा एक्स क्रोमोसोम जो है वो इसमें 0 हो जाता है, यानी कि एब्सेंट होता है। ये फीमेल में देखने को मिलता है टर्नर सिंड्रोम। क्लिंगफेल्टर सिंड्रोम की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, ठीक है। क्लिंगफेल्टर सिंड्रोम में 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, 47। और इसमें क्या होता है कि इसमें 44 प्लस एक्स एक्स बाई, यानी कि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं क्लिंगफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम वो सिंड्रोम है जिसमें एक सेक्स क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि मैंने शुरू में ही कहा कि आपको जब आप आगे की परीक्षाएं देंगे, बहुत से कैंडिडेट जो हैं वो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन हम जब पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस समय सोचते हैं कि दो में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम अक्सर ऐसा होता है कि जो गलत वाला है उसी पर ही आंसर लग जाता है ना। जब हम घर आते हैं तो हमको अफसोस होता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज रहोगे, और कंफ्यूज रहोगे तो तुक्का कहा जाता है, कभी वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो तुक्केबाजी ना हो, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप कोई भी पेपर सॉल्व करते हैं तो जो पेपर में अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं कर पाया है और उसका आंसर शीट में आपको आंसर देख ले, तो सिर्फ आंसर शीट में देखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आप आगे के लिए उस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। तो आप कभी भी उस क्वेश्चन को फिर गलत नहीं करेंगे और उससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चन आएंगे उनको भी आप गलत नहीं कर सकते। तो मेरी बात, मैं इसीलिए इस पेपर को सिर्फ आंसर नहीं बता रहा हूँ, उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, उसके आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि
आगे जो परीक्षाएं होंगी, आप परीक्षाएं देते हैं तो आगे अगर कोई परीक्षाएं, इस बार अगर आपसे गलती हो गई तो अगली बार कोई वो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, इसमें दो लिस्ट दे रखी हैं, एक तरफ एनिमल है और एक तरफ उनकी क्लास दे रखी है। ठीक है, तो इसका आंसर एनिमल एंड क्लास दे रखी हैं, तो इसका आंसर जो है वो ए का थर्ड से यानी कि नियोप्लिना जो हो गया, ठीक है, मोनोप्लेस सोकोरापोरा हो गया है, ए का थर्ड होगा, है ना, बी का सेकंड कैस्ट्रोपोडा में, और सी का फर्स्ट हो जाएगा, सॉरी बी का सेकंड होगा एम्फिन्यूरा, है ना। चिलोटन, फिर सी का आप देखेंगे तो सी का फर्स्ट हो जाएगा, डी 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 का एनोडोंटा, ये डी जो है ये आपका फोर्थ बाइवेलविया सही दे रखा है। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ। ठीक है, यानी कि 3-2-1-4, 3-2-1-4, तो इसका मैच हो जाएगा 3-2-1-4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मैच करने वाले हैं, तो उसमें अगर आपको एक दो भी आते हैं तो आप अंदाज लगा सकते हैं। अगर सारे मान कर चलिए नहीं भी आते हैं तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं उसको। अच्छा, अगला है द क्लीवेज इन जाइगोट एम्फियोक्सिस। मैंने अभी पहले भी बताया था, एम्फियोक्सिस में जो होता है वो इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्या लाइट ज्यादा लग रही है, तो मैं कम करके देखता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, अब आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन पेंक्रियाटिक जूस, कौन सा ऐसा होता है जो पेंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट नहीं है। तो पेंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन होता है ना, लाइपेज होता है, एमाइलोप्सिन होता है, लेकिन रेनिन नहीं होता है। रेनिन जो है वो पेंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रीकर्सर पूछा गया है, किसका प्रीकर्सर पूछा गया है, मेटाबॉलिक प्रीकर्सर ऑफ मोस्ट स्टीरॉयड हार्मोन। ज़्यादातर स्टीरॉयड हार्मोन का जो मेटाबॉलिक प्रीकर्सर होता है वो कौन होता है, वो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्मिनल कोडॉन, टर्मिनल कोडॉन कौन सा नहीं है। तो देखिए टर्मिनल कोडॉन जो है ये कौन सा नहीं है, UAA है, UGA है, तो इसका सी ऑप्शन है। AGA जो है ये टर्मिनल कोडॉन नहीं होता है। ये जो आपके तीन दे रखे हैं, UAG और UAA और UGA, इनको हम नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं। ये किसी भी प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए कोड नहीं करते हैं, तो इनको हम नॉनसेंस कोड भी कहते हैं। और AGA जो है ये आपका क्या है, AGA जो है ये टर्मिनल कोडॉन नहीं है। चलिए आगे अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वेवेरियन ऑसिकल्स आर फाउंड इन। तो वेवेरियन ऑसिकल्स जो होते हैं वो फिशेज में पाए जाते हैं। वेवेरियन ऑसिकल्स जो है वो किस में पाए जाते हैं, फिशेज में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर फिशेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है देखते हैं। इसका जो दे रखा है उसमें वो ये दे रखा है, पूछा गया है कि न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन प्रोटीन्स। तो इसमें देखिए H2A, H2B, H3 और H4, H1 नहीं होता है, तो ध्यान रखना H2A, H2B, H3, H4 जो है, तो ये जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला है विच वर्ड कैन ऑल्सो फ्लाई बैकवर्ड, कौन सी ऐसी चिड़िया है जो उल्टी भी उड़ सकती है, उल्टी फ्लाइट कर सकती है। तो आपने पढ़ा होगा और मैंने पढ़ाया है, हमिंग बर्ड जो है ये उल्टी भी उड़ सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द लिस्ट ए एंड लिस्ट 2। यहाँ पर क्या है कि एक तरफ तो जो हमारी सेल साइकिल है उस सेल साइकिल की कुछ फेजेस दे रखी हैं, और दूसरी तरफ जो है उनको हमको मैच करना था, कि उन सेल साइकिल्स को मैच करना है। ठीक है, पहली आपको इसमें देख रखी है इंटरफेज। तो इंटरफेज
इंटरफेज जो है इसमें कौन कौन सी फेज होती है, G1S G2 फेज जो है इसको हम इंटरफेज कहते हैं। तो जो ए का है वो फोर्थ, देखिए बाकी देखने की जरूरत ही नहीं थी, 4 ऑप्शन में सिर्फ ए का फोर्थ लगा हुआ है तो यही आंसर हो जाएगा, सब देखने की जरूरत भी नहीं है ना। एम फेज को हम क्या कहते हैं, माइटोटिक डिवीजन फेज है, ये डिवीजन फेज होती है। मियोसिस सेकेंड में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट में। तो इसका आंसर जो है अपने आप एक ही ऑप्शन देखकर आप क्लियर कर सकते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये पूछा गया है कि ब्रूड पाउच किस मेल में होते हैं, कौन सी फिश ऐसी है, मेल फिश ऐसी है जिसमें ब्रूड पाउच, जिसमें एग्स को जो है वो रखता है, तो वो कौन सी है, हिप्पोकैम्पस। इसे ही सी हॉर्स कहते हैं, इसे सी हॉर्स कहते हैं, यानी समुद्री घोड़ा कहते हैं, है ना। इसके अंदर ये ब्रूड पाउच पाया जाता है जिसमें ये अपने एक्स को रखे रहता है, इसीलिए मेल पेरेंटल केयर भी यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो वो कौन सा है, हिप्पोकैम्पस, यानी कि समुद्री घोड़ा। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट वर्टिब्रेट करेक्टर, कौन सा ऐसा है जो वर्टिब्रेट का करेक्टर नहीं है। तो रेड कलर्ड प्लाज्मा, रेड कलर्ड प्लाज्मा किसी वर्टिब्रेट में नहीं पाया जाता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो रेड कलर्ड प्लाज्मा जो है वो किसी भी वर्टिब्रेट में नहीं पाया जाता है। तो इसमें यही पूछा था कि नॉट ए वर्टिब्रेट करेक्टर, कौन सा ऐसा करेक्टर है जो वर्टिब्रेट्स का नहीं होता है। तो रेड कलर प्लाज्मा जो है वो वर्टिब्रेट्स का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, द बेबी बॉर्न विद ए स्मॉल टेल, एक कोई बच्चे का जन्म हुआ जिसमें एक छोटी सी पूंछ है, इज ए केस एग्जिबिशन, ये इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम जानते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर थे, यानी कि हमारे पूर्वज, हमने सुना हमारे पूर्वज जो हैं वो चिंपैंजी हैं जिनमें पूंछ हुआ करती थी। लेकिन इवोल्यूशन के कारण क्या हुआ कि अब हमारे अंदर यानी ह्यूमंस में पूंछ देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जो अपने एंसेस्टर्स के कैरेक्टर्स को शो करे, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं एटेविज्म, इसको हम क्या कहते हैं, एटेविज्म कहते हैं। अगर छोटा बच्चा पैदा हुआ उसमें पूंछ है तो इसका मतलब उसने अपने बहुत पहले के एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों के कैरेक्टर को उसने शो किया है, यानी शो हुए, दिखने लगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, एटेविज्म कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एटेविज्म। अगला है, इन ग्लाइकोलिसिस which enzyme helps to convert fructose 1,6-diphosphate to 3-phosphoglyceraldehyde, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम जो है वो ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये दे रखा है, द प्रिंसिपल नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय 2 वर्ड्स फर्स्ट प्रपोज बाय, 2 शब्दों से जब हम कोई नाम लिखते हैं, किसने प्रपोज किया था, तो कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्रपोज बाय कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था जिसमें उन्होंने ये बताया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीवधारी का नाम जो है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होगा, जिसमें पहला शब्द जो होगा वो उसके जीनस यानी कि उसके वंश को, और दूसरा शब्द जो होगा वो उसकी स्पीसीज यानी जाति को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, जैसे जैसे अगर मैं कहूँ राना टिग्रीना, तो राना जो है वो उसका जीनस है और टिग्रीना जो है वो उसकी स्पीसीज है। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बायोलुमिनेसेंस फाउंड इन, तो बायोलुमिनेसेंस किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है नॉक्टिलुका में। किसमें पाया जाता है, नॉक्टिलुका में पाया जाता है। नॉक्टिलुका, इसमें एक ल्यूसीफेरिन, एक प्रोटीन होती है ल्यूसीफेरिन एक्सक्रीट होती है। ये फायरफ्लाई में भी आप देखेंगे, जो लाइट चमकती है ना फायरफ्लाई में, वो भी क्या है कि वो केमिकल सेक्रीट कर रही है, एक प्रोटीन सेक्रीट करती है जिसका नाम होता है ल्यूसीफेरिन। तो ल्यूसीफेरिन जब एयर के कॉन्टेक्ट में आती है तो वो लाइट एमिट करती है, लाइट प्रोड्यूस करती है। ऐसे ही समुद्र में आप देखेंगे नॉक्टिलुका जो है ये रेड लाइट प्रोड्यूस करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ल्यूसीफेरिन प्रोटीन, एंड ये जो है इसी की वजह से रेड टाइड्स देखने को मिलती है। बहुत ऊपर जो टाइड्स देखने को मिलती हैं वो आपको रेड कलर की देखने को मिलती हैं, क्योंकि उसमें ये उसमें आपके ये नॉक्टिलुका जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका फिर से प्लेसेंटा से रिलेटेड था। और देखिए एक प्लेसेंटा से रिलेटेड और क्वेश्चन सॉल्व किया था, एक फिर से यहाँ पर है। इसमें लिखा प्लेसेंटा इज कनेक्टिव बिटवीन द मदर एंड फीटस। ये तो बात ठीक है, प्लेसेंटा जो होता है वो मदर और फीटस के बीच की कनेक्टिव लिंक है। विच डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि किस में नहीं पाया जाता है। तो प्लेसेंटा जो है वो मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, और मैमल्स भी जो विविपेरस हैं, क्योंकि आपको मालूम है मैमल्स जो हैं वो 3 तरीके से आपको मैंने क्लासिफाई करके बताया। क्या बताया? एक होते हैं प्रोटोथीरियन में वो मैमल्स होते हैं जो एग लेइंग करते हैं, जैसे कि एकेडेना, एग लेइंग। तो जो एग लेइंग करते हैं उन मैमल्स में प्लेसेंटा की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो फीटस जब यानी कि अंदर फीटस होगा उसके साथ कनेक्टिविटी मदर की के लिए होता है। तो उसमें तो एग लेइंग हो रही है, तो इसलिए उसमें फीटस प्रेजेंट नहीं होगा। तो जो प्रोटोथीरिया हैं इनके अंदर क्या नहीं होगा, इनके अंदर जो प्लेसेंटा है वो एग्जिस्ट नहीं होगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बाकी पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं थी, आपको यहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए था, क्योंकि इजी क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे हम जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन जो है वो बॉटनी के। देखिए अब लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि अभी तक जो जूलॉजी के क्वेश्चन हमने देखे, यानी कि जो जंतु वैज्ञानिक के क्वेश्चन देखे, वो कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जिनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा, अगर आप कोचिंग कर रहे हैं या आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो थोड़ा भी अगर आपने प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व किए होंगे तो भी आप जो है जूलॉजी का पेपर कर सकते थे। उसमें एक दो को छोड़ दीजिए, बाकी कोई और क्वेश्चन ऐसे नहीं थे जिनके ऊपर कोई कन्फ्यूजन हो या जिनके ऊपर कोई आपको डाउट रहा हो। लेकिन अगर हम बॉटनी की बात करते तो मेरा ये मानना है कि बॉटनी का पेपर ठीक ठाक था। ऐसा नहीं था कि बहुत इजी हो और ऐसा भी नहीं था कि बहुत टफ हो। हाँ ठीक है, एक मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे डेप्थ के लिए गए थे, कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी दे रखे थे। तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ मुझे ये लगता है कि बॉटनी में आपका जो स्कोर बनेगा वही निर्धारित करेगा कि आप मेरिट में आते हैं कि नहीं, मेरे ख्याल से। ठीक है, खैर सबका अलग अलग होता है, किसी का बॉटनी स्ट्रांग होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए बॉटनी के। पहला क्वेश्चन है पिरामिड ऑफ एनर्जी। देखिए पिरामिड की बात करते हैं, चार्ल्स एल्टन ने पिरामिड शब्द दिया था, पिरामिड के बारे में बताया था। आपने इकोलॉजी में पढ़ा होगा कि पिरामिड 3 तरीके से आप बनाते हैं। एक नंबर का पिरामिड बनाते हैं, दूसरा बायोमास का पिरामिड बनाते हैं, और तीसरा एनर्जी का पिरामिड बनाते हैं। नंबर का पिरामिड यानी कि संख्या के आधार पर बनाया गया पिरामिड, और जीव भार के आधार पर बनाया गया पिरामिड, ये दोनों उल्टे भी बन सकते हैं, इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, अपराइट भी हो सकते हैं। लेकिन जो एनर्जी के बेस पर यानी कि ऊर्जा, संचित ऊर्जा के आधार पर जो पिरामिड बनता है वो हमेशा और हमेशा सीधा ही बनता है, क्योंकि ऊर्जा सबसे पहले जो ऊर्जा के है वो कहाँ है? पौधों में है। पौधों से फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, इसी तरीके से आगे बढ़ेगी। एक दिशा में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, एक दिशी होता है। ठीक है, ये अच्छी तरह आप जानते हैं। तो यहाँ पर ऊर्जा को जो पिरामिड बनेगा वो हमेशा ऑलवेज अपराइट बनेगा। तो इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन सही था। ठीक है, दूसरा है हु क्रिस्टलाइज्ड एंड आइसोलेटेड वायरस फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। पहली बार वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था? तो पहली बार वायरस का क्रिस्टलाइजेशन जो किया था WM स्टैनले ने किया था। इन्होंने वायरस को पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और वो रखा रहा, और उसके बाद जब भी उसे किसी लिविंग सेल के ऊपर डालते थे तो वो अपनी संख्या में वृद्धि कर सकता था, यानी कि वो जो है वो अपनी संख्या में मल्टीप्लाई हो रहा था। तो इसीलिए तो वायरस में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो पहली बार क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था? तो WM स्टैनले ने किया था। ये ध्यान रखना, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बहुत फ्री। देखिए इस एग्जाम में मैंने देखा कि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे ही जाते हैं। ठीक है, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे जो मुझे लगे कि पहली बार क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे कोई क्वेश्चन इसमें देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है, एक दो को छोड़ दीजिए, बाकी क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे हैं जो पहले कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज ए लॉन्ग डे प्लांट। इनमें से कौन सा प्लांट जो है वो लॉन्ग डे प्लांट है? तो बीटा वल्गैरिस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
फिर लिखा है कैडमियम पॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद डिजीज। कैडमियम की वजह से कौन सा, कैडमियम पॉल्यूटेंट की वजह से कौन सा रोग होता है, तो इटाई रोग होता है। अगर आप मिनीमाटा के बारे में जानते हैं तो आपको जानते हैं पारा की अधिकता से, यानी मरकरी की जब अधिकता हो जाती है तो मिनीमाटा रोग होता है, ठीक है। और एनीमिया जो है ये आप जानते हैं कि ब्लड लॉस, यानी कि जब रक्त की कमी होती है, खून की कमी होती है तो एनीमिया होता है। तो इसका आंसर कैडमियम की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है, इटाई है, ठीक है। अगला है वोबेल हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय। ये वोबेल हाइपोथेसिस किसने दी थी, तो फ्रांसिस क्रिक ने दी थी ये, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लिस्टोथीसियम इज द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ। देखिए फंजाई में क्लिस्टोथीसियम फ्रूटिंग बॉडी जो है वो किसकी देखने को मिलती है, तो इनमें जो एस्परजिलस है, एस्परजिलस में क्लिस्टोथीसियम फ्रूटिंग बॉडी देखने को मिलती है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और ये आप जानते होंगे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। एस्परजिलस में हमको देखने को मिलती है क्लिस्टोथीसियम। अगला जो है फंजाई से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, यानी कि फंजाई अभी तक कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा था, लेकिन फंजाई में ये क्वेश्चन हमको मिल गया, ये अच्छी बात है, ठीक है। सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की गई है, एग्जामिनर ने सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है, अच्छी बात है। आपको हर टॉपिक से लगभग कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल ही रहा है ना। 90 से अगला क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ फॉलोइंग एसेंशियल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए क्या चीज़ जो है वो एसेंशियल है, तो इसमें मैग्नीज जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। मैग्नीज जो है इसकी आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, द मेन कॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन जो है वो आप जानते हैं। यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि जब क्या बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है तो उसको हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फर्स्ट पब्लिश। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि द फर्स्ट पब्लिश कंप्लीट जीन सीक्वेंस वाज। कंप्लीट जीन सीक्वेंस जो है वो सबसे पहली बार किसका पब्लिश हुआ था, तो 5x170 जो है ये एक बैक्टीरिया है। इसका जो है वो बैक्टीरियोफेज है, इसका जो है सबसे पहले जीन सीक्वेंस जो है वो प्रदर्शित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है द कैम्बियम विच प्रोड्यूस कॉर्क इज नॉन एज। कॉर्क को ही हम बोलते हैं फेलोजन, तो इसका आंसर हो जाएगा फेलोजन, यानी कि PHELLOGEN, फेलोजन जो है इसका आंसर हो जाएगा, तो सी ऑप्शन है। द आउटर लेयर ऑफ वायरस इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। देखिए आउटर लेयर जो वायरस की होती है वो किसकी बनी होती है, वो प्रोटीन की बनी होती है, जिसे कैप्सिड कहते हैं, है ना, तो आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, है तो इसका प्रोटीन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा हमारा फाइटोएलेक्सिन। फाइटोएलेक्सिन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। किसने सबसे पहले रिपोर्टेड किया था, तो मुलर एंड वर्जर ने किया था, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्क्राइब्ड बाय किंगस्टन एंड लैंग्स। ये बहुत ही हमने कहा ना फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, किंगस्टन एंड लैंग ने। तो राइनिया एक फॉसिल प्लांट है, ये राइनिया आपने पढ़ा होगा जब आपने टेरिडोफाइट्स, बेराइफाइट्स ये सब पढ़े होंगे, तो वहाँ पर एक राइनिया आया था। आपको जानते हैं ये जलीय पौधा है, ये राइनिया है, और इसके अंदर फॉसिल्स है, ये फॉसिल्स फॉर्म में पाया जाता है। तो किसने खोज की थी, किंगस्टन एंड लैंग्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। टर्न पाइप और लीवर मैकेनिज्म टर्न पाइप और लीवर मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन इज फाउंड इन। किस में पाई जाती है, तो साल्विया में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, साल्विया में पाई जाती है। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है पहले भी हालांकि परीक्षाओं में, लेकिन ठीक क्वेश्चन था। अगला था व्हेन द स्टिग्मा मैच्योर्स बिफोर द एंथर इट इज नॉन एज। ठीक है, जब स्टिग्मा का विकास एंथर से पहले हो जाए, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोटोगाइनी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोगाइनी कहते हैं। प्रोटेंडरी का मतलब होता है, जब आप जानते हैं प्रोटेंडियस डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, और
हेटेरो स्टाइल का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर जो आंसर, यहाँ पर जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है कि स्टिग्मा मैच्योर्स बिफोर द एंथर, यानी कि एंथर से पहले स्टिग्मा का विकास हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोगाइनी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोगाइनी कहते हैं। बात समझ में आ गया? और अगर यहाँ पर एंथर का विकास स्टिग्मा के बाद हो रहा है, एंथर का विकास जो है वो स्टिग्मा के बाद हो रहा, तो वो हो जाता प्रोटेंडरी। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन। बताइए कितने बार, कितनी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको तो किसी का भी गलत नहीं होगा। एक भी स्टूडेंट जो है, एक भी अभ्यर्थी ने ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन गलत नहीं किया होगा। जो अभ्यर्थी है वास्तव में, जो मान लीजिए ऐसे ही एग्जाम देने चला गया, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो अभ्यर्थी है, जो वास्तव में पढ़ के एग्जाम देता है, पढ़ता है, जुड़ा हुआ है इन परीक्षाओं से, तो फिर वो तो गलत कर ही नहीं सकता है। लाइकेन जो है ये SO2 इंडिकेटर हैं, या हम कहेंगे कि एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर हैं। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइकेन जो है वो किसके इंडिकेटर हैं, कौन से पॉल्यूशन के इंडिकेटर हैं? तो एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर हैं। जहाँ पर एयर में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, वहाँ पर लाइकेन आपको दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, लाइकेन जो है वो SO2 जो है वो लाइकेन के लिए घातक है ना? तो यहाँ पर लाइकेन इसका आंसर हो जाएगा इंडिकेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? अमंग द फॉलोइंग सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द मेजरमेंट ऑफ DBH ऑफ ए ट्री। तो इसका 1.35 m हो जाएगा। DBH को मेजरमेंट के लिए जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका? 1.35 m मीटर। ठीक है। द ग्रोथ हार्मोन विच इंक्रीज द रेस्पिरेशन रेट एंड ऑल्सो प्रमोट वाटर एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो बहुत से कैंडिडेट हैं उन्होंने साइटोकाइनिन हो सकता लगा, लेकिन इसका आंसर, सही आंसर जो होगा एब्सिसिक एसिड होगा। एब्सिसिक एसिड इसका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर जो है वो एब्सिसिक एसिड है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंथेसिस ऑफ RNA ऑन DNA। ठीक है, RNA ऑन DNA, यानी कि हम कहेंगे कि DNA से RNA का निर्माण जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आप जानते हैं इसको। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि DNA से RNA का निर्माण जब होता है तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जब RNA से प्रोटीन का निर्माण, मैसेंजर RNA से प्रोटीन का निर्माण होता है तो उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और इन दोनों प्रोसेस को मिलाकर हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। इन दोनों प्रोसेस को मिलाकर हम क्या कह देते हैं? सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। तो ये आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, जब आपने जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी होगी या वहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिवेंट इन नेचुरल प्लांट पॉल्यूशन। ठीक है, पॉपुलेशन। तो ज़्यादातर आपके आसपास जो है वो कौन से प्राकृतिक पौधे देखने को मिलते हैं? तो डिप्लॉयड, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है द नेशनल पार्क ऑफ उत्तर प्रदेश। द नेशनल पार्क ऑफ उत्तर प्रदेश की बात की गई है। देखिए, ऑरेंज नेशनल पार्क ये असम में होता है, असम में है। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में है, और पन्ना नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है, और दुधवा नेशनल पार्क जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में है। दुधवा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। लखीमपुर खीरी, ये वो लखीमपुर खीरी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, वहाँ पर ये पार्क बना हुआ है, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड हेटेरोथैलिज्म। हु डिस्कवर्ड हेटेरोथैलिज्म। जब हम हेटेरोथैलिज्म की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक्सली। ब्लैक्सली जो है इन्होंने ही हेटेरोथैलिज्म की खोज की थी, और इसीलिए हम जब भी फंजाई पढ़ते हैं तो ब्लैक्सली का नाम जरूर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा, ब्लैक्सली। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है गोल्डन राइस से रिलेटेड है। ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन मान लीजिए इसको आप। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि गोल्डन राइस वॉज जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ। अगर जो सुनहरे चावल यानी गोल्डन राइस हैं वो किसके संश्लेषण के लिए आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा संशोधित किया जाता है, यानी उसमें चेंजेस लाकर, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए चेंजेस लाकर उससे किसी चीज़ की ऐसे जीन डाल दिए जाते हैं जिससे किसी चीज़ की सिंथेसिस होती है। तो वो क्या है जिसकी सिंथेसिस के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई है? तो बीटा
बीटा कैरोटीन्स जो है इसकी सिंथेसिस करता है। अगला, द फेमस फेमिनाइन ऑफ आयरलैंड इन 1845, ये इंपॉर्टेंट है और ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें आप इसकी वजह से उसको हम क्या कहते हैं, फेमाइन ऑफ आयरलैंड इन 1845। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पहले भी पूछा गया है। कोरिलॉइड रूट्स ऑफ साइकस कंटेन, जो कोरिलॉइड रूट्स ऑफ साइकस होती हैं, साइकस की जो कोरिलॉइड रूट हैं, आप जानते हैं साइकस में कोरिलॉइड रूट्स पाई जाती हैं और ये कोरिलॉइड रूट्स जो होती हैं वो एडवांटियस रूट्स हैं। एक तरीके से कैसी रूट्स हैं, एडवांटियस रूट्स हैं। और इन रूट्स में जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, नॉनस्टॉक और एनाबीना, जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो रहती हैं। ठीक है, सिम्बायोसिस शो करती हैं। तो हम कोरिलॉइड रूट्स जो साइकस की है वो क्या, साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। यहाँ साइनोबैक्टीरिया लिखा था, ब्लू ग्रीन एल्गी को ही हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें जो है वो ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज पाए जाते हैं। तो साइकस की जो लीव्स हैं उनमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज पाए जाते हैं। साइकस आपने पढ़ा, पाइनस आपने पढ़ा। साइकस और पाइनस जो हैं ये आपने पढ़े होंगे। तो साइकस में एक तो कोरिलॉइड रूट्स वाला बहुत क्वेश्चन बनता है। साइकस में आपसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि लीव्स ऑफ साइकस में ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज जो है ये भी काफ़ी आता है। साइकस से आपसे सबसे बड़े ओव्यूल के क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ओव्यूल जो है वो किसका होता है, साइकस का होता है। साइकस में फीमेल कॉर्न नहीं पाया जाता है, सिर्फ मेल कॉर्न होता है। साइकस रिवोल्यूटा से हम क्या बनाते हैं, सागो पाम कहते हैं। साइकस रिवोल्यूटा से हम किसकी क्या ऑब्टेन करते हैं, हम एक साबूदाना जो है वो साइकस रिवोल्यूटा से ऑब्टेन किया जाता है। तो साइकस से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पाइनस जिससे हम चिलगोजा के बीच चिलगोजा प्राप्त करते हैं, किससे, पाइनस से प्राप्त करते हैं। और पाइनस का जो सीड है और पाइनस का जो सीड है वो विंग्ड होता है। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है और आया भी है, इसमें मैंने देखा था, इस क्वेश्चन में एक जगह पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो है वो किसमें पाए जाते हैं, लीव्स ऑफ साइकस में। इकोसिस्टम इज कॉमनली कॉल्ड, इकोसिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम जो है इसे क्या कहा जाता है, इसे हॉर्स टेल कहा जाता है। ये वही इकोसिस्टम है, आपने पढ़ा है इकोसिस्टम जब आपने टेरिडोफाइट्स पढ़े होंगे। और इकोसिस्टम में इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। इकोसिस्टम की जो एपिडर्मिस है उसमें सिलिका डिपॉजिट होती है। इकोसिस्टम को ही हम जो है वो क्या कहते हैं, गोल्ड इंडिकेटर कहते हैं। इकोसिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, गोल्ड इंडिकेटर कहते हैं। लेकिन इकोसिस्टम का कॉमनली कॉल्ड क्या, हॉर्स टेल, इसे ही कहा जाता है, हॉर्स टेल कहा जाता है। ठीक है, क्लब मॉस की बात करते हैं तो लाइकोपोडियम को क्लब मॉस कहा जाता है। स्टोनवर्ट कारा को कहा जाता है, कारा एक एल्गी है, उस एल्गी को स्टोनवर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर इकोसिस्टम का पूछा था, तो इकोसिस्टम जो है वो इकोसिस्टम को हम क्या कहते हैं, कॉमनली हॉर्स टेल के नाम से जानते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इकोसिस्टम से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एग्जाम्पल इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर जो इसका करेक्टली मैच नहीं है। पॉलीसेकेराइड, सेल्यूलोज, ठीक है ये तो मैच है ना। अगला है ओलिगोसेकेराइड, ये गलत है। तो बी ऑप्शन जो है, ओलिगोसेकेराइड ग्लिसरॉइड्स नहीं होते हैं। ठीक है, मोनोसेकेराइड मेनोज ठीक है, और ओलिगोसेकेराइड रेफिनोज ये भी सही है ना। पॉलीसेकेराइड सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड होता है, तो ये भी सही, लेकिन ओलिगोसेकेराइड ग्लिसरॉइड जो है ये गलत है। ठीक है, तो ये वाला जो है वो करेक्ट मैच नहीं था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, द इंडियन माइकोलॉजिस्ट फेमस फॉर हिज वर्क ऑन व्हीट रस्ट, कौन से इंडियन माइकोलॉजिस्ट हैं जो व्हीट रस्ट यानी कि जो गेहूं में रस्ट रोग है उस पर अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। तो केसी मेहता इनका नाम जो है आप याद कर लीजिए, बहुत प्रश्न पूछा जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, ब्रैक्ट स्केल ऑफ पाइनस, देखिए साइकस से वहां प्रश्न पूछ लिया गया, पाइनस से यहाँ पूछ लिया गया। टेरिडोफाइटा के और जिम्नोस्पर्म के क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिल रहे हैं एग्जाम में। तो यानी कि हर एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं ज़्यादातर। तो आप जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं इससे हमारा पर्पस पूरा हो रहा है। आगे की जो भी एग्जाम होंगी उन एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं।
तो आज अगर आपका ये टॉप क्वेश्चन के साथ साथ अगर उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस और टॉपिक्स तैयार हुआ है तो निश्चित तौर पर आगे की परीक्षाओं में आप इस टॉपिक या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो इसलिए पेपर को सिर्फ आंसर समझ के सॉल्व मत करिए, बल्कि उनके बारे में एनालिसिस का मतलब है कि विद एक्सप्लेनेशन एनालिसिस होनी चाहिए, है ना। तो मेरा ये प्रयास है कि आप लोगों के लिए जो एनालिसिस की जाए इस पेपर की वो विद एक्सप्लेनेशन की जाए, ताकि आपको और दोहरा लाभ हो सके। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। ब्रेक्ट स्केल्स ऑफ पाइनस इज पार्ट ऑफ, जो ब्रेक्ट स्केल्स पाए जाते हैं पाइनस के, वो किसके पार्ट होते हैं? मेगा स्पोरोफिल के पार्ट होते हैं। वो किसके पार्ट होते हैं? मेगा स्पोरोफिल के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ब्रेक्ट स्केल ऑफ पाइनस इज ए पार्ट ऑफ मेगा स्पोरोफिल। अगला है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस इन प्लांट मींस डेवलपमेंट ऑफ ए प्लांट फ्रॉम फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। फ्रॉम फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, एक ऑप्शन ये दे रखा है, लेकिन फ्रॉम फ्यूजन ऑफ गैमीट्स क्योंकि उसमें म्यूसिस तो होती नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स एंड म्यूसिस, ना तो म्यूसिस होगी ना गैमीट्स का फ्यूजन होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम। नेम ऑफ द एंजाइम प्रेजेंटेड लाइसोसोम। लाइसोसोम तो जानते हैं ना आप, आपने साइटोलॉजी पढ़ी है, आपने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े हैं, तो उसमें आपने एक सुसाइड बैग पढ़ा होगा। किस सेल ऑर्गेनेल को हम सुसाइड बैग कहते हैं? तो हम लाइसोसोम को ही तो सुसाइड बैग कहते थे। अगर हम कहें कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ पावर हाउस ऑफ दी सेल किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ दी सेल कहते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये बताइए कि किचन ऑफ प्लांट किसको कहा जाता है, प्लांट का रसोईघर किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि क्लोरोप्लास्ट को हम प्लांट का रसोईघर कहते हैं, है ना। अगर आपसे कहें कि सेल एक्टिविटीज का कंट्रोलर कौन है, तो आप कहेंगे कि कंट्रोल रूम जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। तो इस तरीके से आपने जब सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े थे वहां पर, तो आपने उनके कुछ उपनाम भी पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सुसाइड बैग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो मृत कोशिकांग हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो वो एंजाइम जो हैं वो कौन से एंजाइम होते हैं? तो हाइड्रोलेजेज एंजाइम। वो कौन से होते हैं? हाइड्रोलेजेज एंजाइम होते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मैच, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोलेजेम। फिर लगा मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट यूजिंग द कोडेनिंग ब्लू। ठीक है, तो आपको एक तरफ ये स्टीलर सिस्टम दे रखा है, और ये स्टीलर सिस्टम जो आपने पहली बार पढ़ा वो आपने टेरिडोफाइट्स में पढ़ा होगा, है ना। टेरिडोफाइट्स में पढ़ा होगा। डुलियट और टीगम जिन्होंने ये स्टीलर सिस्टम बताया था, डुलियट और टीगम, और डुलियट का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो स्टीलर सिस्टम, अब देखिए स्टीलर सिस्टम क्या होता है कि जो भी हमारे पेरिसाइकिल है, जो भी वेस्कुलर बंडल्स हैं, पिथ है, ये सब जो है वो किसके अंदर आता है? स्टीलर सिस्टम के अंदर आता है। तो स्टील जो है वो जो हमारी एंडोडर्मिस है उसके नीचे जितना भी पार्ट होता है पिथ तक का, पिथ रेज, वेस्कुलर बंडल, कैम्बियम, ये सब जो है पेरिसाइकिल, ये सब जो है वो स्टील का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर स्टील जो है वो लाइक टेरिडोफाइटा में जब आपने पढ़ी तो आपने दो तरीके की स्टील पढ़ी होंगी, एक प्रोटो स्टील और एक साइफेनो स्टील। ठीक है, प्रोटो स्टील ऐसी स्टील जिनमें पिथ एब्सेंट होती है, पिथ एब्सेंट होती है। साइफेनो स्टील जिसमें पिथ प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोटो स्टील के कई टाइप पढ़े होंगे आपने कि एक्टिनो स्टील, ठीक है, आपने प्रोटो स्टील, हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील, मिक्स्ड प्लेक्टो स्टील। ठीक है, ये तो आपने टाइप पढ़े थे प्रोटो स्टील के। तो दूसरे साइफोनिक स्टील में आपने पढ़ा एक्टो साइफोनिक स्टील, दूसरा एम्फी साइफोनिक स्टील। तो यहाँ पर आपको एक तरफ टाइप्स ऑफ स्टील दे रखी हैं और एक तरफ उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनको मैच करना था। तो एम्फी फ्लोइक साइफोनिक स्टील जो पाई जाती है वो मार्सिलिया में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मार्सिलिया में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर हम
प्लेक्टोस्टील की बात करें तो लाइकोपोडियम में पाई जाती है। लाइकोपोडियम में कौन से वाले? लाइकोपोडियम में लाइकोपोडियम क्लेवेटम, ठीक है, ये प्लेक्टोस्टील का एग्जाम्पल है। लाइकोपोडियम क्लेवेटम जो है स्पीसीज, ये इसमें प्लेक्टोस्टील पाई जाती है, ठीक। दूसरा डिक्टियो स्टील की बात करते हैं तो डिक्टियो स्टील यानी कि ये जो है वो टेरिडियम में पाई जाती है, ठीक है। फिर लिखा है पॉलीसाइक्लिक, ये पाई जाती है ऑफियोग्लोसम में पाई जाती है, ठीक है। तो ये इनको मैच करना था, तो देखिए क्या मैच हुआ आपका 3214, 3214। तो देखते हैं इसमें कौन सा 3214, बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, 3214, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला मोनोसोमिक। मोनोसोमिक जब आपने एन्यूप्लॉइडी पढ़ा होगा, एन्यूप्लॉइड पॉलीप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी आपने पढ़े हैं, तो एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है कि जब 2n-1 कंडीशन जो होती है यानी एक क्रोमोसोम कम हो तो उसे मोनोसोमिक कहते हैं, ठीक है। और अगर दूसरा क्वेश्चन है आपका मोनोसोमिक के बाद, अगला क्वेश्चन कौन सा है? 2n-1 मोनोसोमिक। हाँ, अगला क्वेश्चन है जाइलम एंड फ्लूएम डू नॉट फॉर्म द कंडक्टिव स्टैंड, ठीक है। जाइलम और फ्लूएम जो है वो किसमें कंडक्टिव स्टैंड का फॉर्मेशन नहीं करते, तो फ्यूनेरिया हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। हेच एंड स्लैग पाथवे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ, ठीक है, तो बंडल सीथ, ठीक है, ये बंडल सीथ आ जाएगा इसका अगला आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? द सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम है, सेल वॉल को डिग्रेड करने वाला एंजाइम कौन सा है? पेक्टिनेज एंजाइम जो है वो सेल डिग्रेडिंग एंजाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द टर्म मीनिंग बैक्टीरियम इलेटर्स, ठीक है, बैक्टीरियम ईटर्स किसको कहा जाता है? तो बैक्टीरियोफेज को कहा जाता है। अगला है ये cDNA इस टर्म गिवन टू किसके लिए है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के लिए है। डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, डाउन सिंड्रोम जो है वो कैसा होता है? नॉन डिसफंक्शन ऑफ क्रोमोसोम की वजह से डाउन सिंड्रोम होता है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मेड, ठीक है, जो आपकी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं वो किसकी बनी होती हैं? तो सुवेरियन की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? सुवेरियन की बनी होती हैं। कौन सा पदार्थ होता है? सुवेरियन पदार्थ होता है, ठीक है, सुवेरियन की बनी होती हैं, है ना। जो एंडोडर्मिस है उसमें आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स दिखाई देती हैं, तो वो किसकी बनी होती है? सुवेरियन की बनी होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो इसमें मैग्नीशियम जो है ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, तो ये नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट, द ओव्यूल ऑफ साइकस इज, ओव्यूल जो होता है साइकस का वो कैसा होता है? तो साइकस का जो ओव्यूल है वो ऑर्थोट्रोपस होता है। जितने भी जिम्नोस्पर्म हैं उनका ओव्यूल मैक्सिमम जो है वो आपको ऑर्थोट्रोपस टाइप का मिलेगा। जब आपने टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने आर्थ्रोपोड्स जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है वो जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। तो जिम्नोस्पर्म में जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब ये भी दो दिए देता है, एक दिया था यूनिटैग्मिक, एक दे रखा था बाइटैग्मिक, तो इसमें कौन सा होता है? यूनिटैग्मिक होता है, यूनिटैग्मिक होता है, ठीक है, तो ऑर्थोट्रोपस है यूनिटैग्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि बैक्टीरिया द कंडीशन वेयर ए सिंगल फ्लैजिलम इज प्रेजेंट वन पोल इज कॉल्ड। देखिए एक बैक्टीरिया का जब हम फ्लैजिला की पोजीशन के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो अगर एक बैक्टीरिया है और उसकी एक पोल पर सिर्फ सिंगल यानी एक ही फ्लैजिला दिखाई दे रहा है तो उसे हम कहते हैं मोनोट्राइकस, उसको हम क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस कहते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए दोनों पोल्स पर है तो इसे हम एम्फीट्राइकस कहते हैं। अगर उसकी पूरी पेरिफेरल साइड पर है, पेरिफेरली पूरा रेंज है, तो इसका हम कहेंगे पेरीट्राइकस, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि ये जो फ्लैजिला हैं वो ग्रुप में दोनों पोल्स पर हैं, ग्रुप में दोनों पोल्स पर हैं तो अलग हो जाएगा, ठीक है, लोफोट्राइकस बोलेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि एक पोल पर एक फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोट्राइकस कंडीशन कहेंगे, मोनोट्राइकस बोलते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ
टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। इसका फर्स्ट वो सेकंड और फोर्थ दोनों सही हो जाएंगे, सेकंड और फोर्थ दोनों सही हैं, तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही है, सेकंड एंड फोर्थ। अगला है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा निश्चित तौर पर और आपने सॉल्व भी कर दिया होगा, विश्वास है हमें। तो ये ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्मिथ, ठीक है, तो इसका स्मिथ हो जाएगा। अगला है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन राइजोपस फ्यूजन अकर्स बिटवीन टू गैमिटेंजिया, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन है, गैमिटेंजिया के बीच में फ्यूजन होता है। अगला है साइनोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय, साइनोफेज किसने डिस्कवर्ड किए थे, तो ये सेफरमैन एंड मोरिस ने किया था, सेफरमैन एंड मोरिस ने साइनोफेज को डिस्कवर्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, अगला क्या है, अगला है देखिए ये क्वेश्चन है आपका क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। ये जो आपने एफिफ्रिस का नाम सुना है, ठीक है, एफिफ्रिस जो है इन्होंने एल्गी का क्लासिफिकेशन किया है। इन्होंने क्या किया, एल्गी का क्लासिफिकेशन किया है। 11 क्लास बताई हैं इन्होंने एल्गी की। एल्गी की कितनी क्लासेस बताई हैं, 11 क्लास बताई हैं। तो फ्रिस जो है, एफिफ्रिस जो है, ये एल्गी के क्लासिफिकेशन के लिए जाने जाते हैं। ऑल द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज टॉक्सिक मेटल पॉल्यूटेंट्स, तो पोटेशियम इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स कौन बनाते हैं, तो गोल्जी एपरेटस जो है वो लाइसोसोम का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर जो है वो किसके द्वारा होता है, तो हम कहेंगे कि एल्विगो कैंडिडा के द्वारा होता है। अगर मैं कहूं कि व्हाइट रस्ट ऑफ टी है ना, व्हाइट रस्ट ऑफ कॉफी, तो आपने वहां पर व्हाइट रस्ट ऑफ ट्री पढ़ा होगा, टी पढ़ा होगा, व्हाइट रस्ट ऑफ कॉफी पढ़ा होगा, ठीक है। सिफोल्यूरस आपने वहां पढ़ा था, तो वो टी में वाइट रस्ट करने के लिए और कॉफ़ी में वाइट रस्ट करने के लिए। यहाँ पर है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, तो क्रूसीफेरी फैमिली के जो वाइट रस्ट होती है वो किसकी वजह से होती है, तो एल्विगो कैंडिडा की वजह से होती है, ठीक है। ये एक फंजाई है एल्विगो कैंडिडा। अगला हेट्रोस्पोरी हैज़ बीन फाउंड इन स्लेजिनेला, स्लेजिनेला में हेट्रोस्पोरी देखने को मिली थी। आप देखिए होमोस्पोरस आपको एल्गी और ब्रायोफाइटा में होमोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है, यानी होमोस्पोर्स बनते हैं, यानी कि एक जैसे एक साइज के स्पोर्स बनते हैं। लेकिन जब आप टेरिडोफाइट्स में जाते हैं तो यहाँ पर हेट्रोस्पोर्स भी देखने को मिलते हैं और होमोस्पोर्स भी देखने, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है वो हेट्रोस्पोर बनता है, क्योंकि पहली बार हेट्रोस्पोरी देखी गई। और हेट्रोस्पोरी जो है ये बताती है सीड के बारे में, हमको बताती है सीड जो है उसके फॉर्मेशन के। तो यहाँ पर सीड हैबिट और हेट्रोस्पोरी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये किस में देखने को मिला, स्लेजिनेला, स्लेजिनेला, स्लेजिनेला में देखने को मिला। ये एक टेरिडोफाइट है और स्लेजिनेला जो ब्रोस्पेक्टस है, यानी कि स्लेजिनेला को हम ब्रायोप्टेरिस को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संजीवनी, ठीक है। तो इस तरीके से स्लेजिनेला जो है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्लेजिनेला जो है इसमें सीड हैबिट की खोज हुई थी, हेट्रोस्पोरी इसी में देखने को मिली थी। अगला क्वेश्चन है द स्पेशल फीचर ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ पाइनस, पाइनस का देखिए तीसरा क्वेश्चन, मुझे शायद पाइनस का दिख रहा है, ये तीसरा क्वेश्चन पाइनस का है, पाइनस से रिलेटेड ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है, और क्या पूछा गया जरा देखते हैं भाई क्या पूछ रहा है एग्जामिनर ने पूछा है कि द स्पेशल फीचर ऑफ पोलन ग्रेन का स्पेशल फीचर क्या है। ये भी मैंने बताया था कि विंग्ड पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, विंग्ड पाए जाते हैं। तो देख लो इसमें जहां भी विंग्स दिखाई दे, आपको विंग्स पहले में दिखाई दे, दे आर येलो एंड हैव 2 विंग्स। कितने विंग्स होते हैं, 2 विंग्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहा जाता है, तो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, आणविक कैंची इसको कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। आपने वहाँ पर एंजाइम्स पढ़े होंगे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम, ठीक है। तो जो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम मॉलिक्यूलर सीजर यानी कि आणविक कैंची कहते हैं। कोच पॉस्टुलेट जो है वो किससे रिलेटेड है, पैथोजेनिसिटी से रिलेटेड है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वॉकिंग फर्न। वॉकिंग फर्न किसको कहा जाता है? तो एडियंटम को वॉकिंग फर्न कहा जाता है। एडियंटम को क्या कहते हैं हम लोग? वॉकिंग फर्न कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर एडियंटम हो जाएगा, वॉकिंग फर्न कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज एन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज एन इल्यूमिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसोमी। ठीक है, एलिमिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसोमी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो धतूरा और आपका स्टेमोनियम, धतूरा स्टेमोनियम हो जाएगा, डेटूरा स्टोमिनियम, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच हु डिस्कवर्ड द पीसीआर टेक्निक की खोज किसने की थी? तो कैरीमोलिस ने की थी। ठीक है, ये आपको पता है। अगला अंतिम प्रश्न जो है वो आयोग द्वारा दिया गया, परसिस्टेंट एंड मच एनलार्ज कैलेक्स इन द फ्रूट इज फाउंड इन द फैमिली। तो किसमें सबसे ज्यादा बड़ा होता है? तो वो होता है पेपेवेरेसी। कौन सा? पेपेवेरेसी। ठीक है, पेपेवेरेसी में सबसे बड़ा कैलेक्स विद द फ्रूट प्रेजेंट होता है पेपेवेरेसी में। तो ये 150 क्वेश्चन थे। अब 150 क्वेश्चंस को मैंने विद एक्सप्लेनेशन आपके साथ इनको समझाया है। आप इस वीडियो को एक दो बार देखिए तो आपके नज़र में सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे और आगे अगर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आएंगे तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होने वाला है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।